फोर्स क्या है। इस चैप्टर में पूरा जो चीज है वो फोर्स के इर्द गिर्द है। तो फोर्स, और इसका कोई आंसर बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल लाइफ के प्रैक्टिकल एग्जांपल लो। फोर्स, हम कोई दरवाजा ओपन करते हैं तो फोर्स, कोई साइकिल चलाते हैं तो फोर्स, डंबल से कोई वर्कआउट करता है तो फोर्स। तो फोर्स या तो पुश के फॉर्म में होता है। क्या होता है ये फोर्स? तो अगर जैसे कोई चीज रेस्ट में रखी हो, हम इस पे किक लगा दें, ऐसे किक लगा दें, पुश और पुल। हाँ, पुश और पुल के फॉर्म में होता पड़ा है। तो वही है, यहाँ पे इसको पुश कर रहे हैं, ये पुश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको किक लगाएंगे ऐसे, ये इसके ये रोकेगा, ठीक है, ये पुश करेगा और ये उसी पुश से रोकेगा। फोर्स का इफेक्ट अलग अलग होता है। तो किक करने में फोर्स अप्लाइड हुआ ऑन द बॉल, जो भी है फुटबॉल पे, है ना। रोकने में फोर्स अप्लाई हुआ। और यहाँ पर जो लाइफ में प्रैक्टिकल, यहाँ पे इसको धक्का देंगे तो पुश किया, है ना, ये भी पुश का फोर्स है, पुश किया, ये पुश का फोर्स है। तो फोर्स अप्लाइड ऑन द डेस्क इज पुश। नॉर्मली जो चैप्टर लोग इसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन शुरू करते हैं, और मुझे बहुत हंसी आती है ना, बहुत फनी स्टाइल में, पता नहीं तुम्हें आती है नहीं आती है। ज़्यादातर टीचर लिखते हैं व्हाट इज फोर्स, तो उसकी डेफिनेशन लिखवाते हैं, फोर्स इज पुश और पुल, है ना। अब वो तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात है, क्या लिखने की इसमें क्या बात है। पुश करता है हर आदमी, हर जगह तो पुश करता है। तुम घर पे आज तुमने पुश किया होगा, ठीक है। ये पेन को उठाया तो इसने पुल किया, लिफ्टिंग, ये पुल हुआ है, ठीक है। तो किक किया, फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉल, पुश किया, है ना, लिफ्ट किया पेन को, ये फोर्स या तो पुश के फॉर्म में होगा या पुल के फॉर्म में होगा। नाउ पैडलिंग करते हैं तो बाइसिकल पे फोर्स लगता है, और यहाँ पे लॉट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जांपल। यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया तो ऐसे, मतलब कील ठोकते हैं तब भी फोर्स लगता है, फुटबॉल को रोकते हैं स्टॉपिंग फोर्स लगता है। तो फोर्स के अलग अलग इफेक्ट होते हैं। प्लकिंग करते हैं, मूविंग करते हैं, तो बहुत सारे फोर्स, डिफरेंट डिफरेंट तरह के फोर्स, ठीक है। तो या तो फोर्स पुश के फॉर्म में होगा या पुल के फॉर्म में होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। पुशिंग और पुलिंग का एग्जांपल ले लेते हैं। बहुत ड्रॉर जो खोलते हैं, वहां पे फिजिक्स वहीं पे है, ड्रॉर खोला पुल किया, ड्रॉर खोला पुल किया। तो जाओ किसी भी ड्रॉर, मैं बहुत हाई फाई प्रैक्टिकल्स की बात नहीं कर रहा, बहुत सोफिस्टिकेटेड और बहुत हाई फाई प्रैक्टिकल की बात नहीं कर रहा। घर का ड्रॉर खोलो, ये हो गया पुल। अब इसमें क्या लिखना, पुल हो गया। ये यहाँ से पुल हुआ, कोई जब पुराने टाइम में जो बाल्टी से पानी निकालते हैं, पुल किया, ये पुल किया, पुलिंग फोर्स हो गया। ये सारे पुश है, यहाँ पे पुश किया, ये पुश किया। तो पुश और पुल प्रैक्टिकली देख लो, पुशिंग और पुलिंग। यहाँ पर कई जगह ऐसा है पुश और पुल दोनों होता है ना, पुश भी करते हैं और पुल भी करते हैं। ये क्या कर रहा है, आई डोंट नो। ये इसको यहाँ से कुछ हटा रहा है कार्टून और इसको रोक रहा है। खैर, द पुशिंग और पुलिंग के फॉर्म में फोर्स होता है। तो फोर्स बेसिकली क्या होता है, पुश एंड पुल अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट। हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो पुश एंड पुल लगाते हैं वो फोर्स होता है। और ऑब्जेक्ट आपस में इंटरैक्ट करते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरैक्ट करेगा, तो जो भी इंटरेक्शन होगा वो सब फोर्स है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, तो जब भी कोई इंटरेक्शन होता है तो फोर्स लगता है, और फोर्स पुश और पुल के फॉर्म में होता है। आई होप इसका कुछ लाइव दिखाने की जरूरत नहीं है, आई होप इससे समझ गए होगे। तो फोर्स इज बेसिकली पुश और पुल, पुश एंड पुल अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट, इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, कुछ भी कह सकते हो। इंटरेक्ट विद द, यहाँ पे बॉल के साथ इंटरेक्शन हुआ, तुम इंटरेक्ट कर रहे हो। ये रोक रहा है तब इंटरेक्ट कर रहा है, हर जगह यहाँ पे भी इंटरेक्शन हो रहा है ना, ये इंटरेक्शन हो रहा है। तो देखने से ही क्लियर हो रहा है। तो आई होप, तो ये डेफिनेशन है। अ फोर्स इज अ पुश और पुल अपॉन एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन विद अनदर ऑब्जेक्ट। तो ऐसे कह सकते हो। अब इसको कोई पूछेगा तो है नहीं तुमसे, ये तुम्हें बस आइडिया होना चाहिए इसका। तो दिस वाज द फर्स्ट प्रेजेंटेशन ऑन पुश एंड पुल, और ये तुमने शुरू की बातें हैं। आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। तो फोर्स, पुश एंड पुल है, और थोड़ा सा प्रैक्टिकल फीलिंग आ रही होगी, हल्की सी प्रैक्टिकल फीलिंग। हालांकि ये एनिमेशन उतना ज़्यादा लाइव नहीं है, फिर भी इट इज़ गुड नो। तो अगला एनिमेशन में हम लेते हैं कांटेक्ट फोर्स की बात करते हैं। कांटेक्ट फोर्स में जैसा नाम से क्लियर है, इसमें भी लिखाते हैं। एक मिनट वेट, ये बड़ा अच्छा है, इससे लिया मैंने, डोंट मेमोराइज। ये अच्छा, बहुत अच्छा एनिमेशन बनाता है डोंट मेमोराइज वाला। तो उसी का लिया मैंने। खैर, फोर्स के बारे में अब दूसरी बात करते हैं। तो ये एनिमेशन वगैरह से ज़्यादा इफेक्टिवली क्लियर हो रहा है, तो इंस्टेड ऑफ लिखाने के, फालतू टाइम वेस्ट करने के। तो आई होप कि सबको मज़ा भी आ रहा है और ढंग से क्लियर भी होगा।
है ना। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये मत समझना ये 5th चैप्टर में कोई मैं रॉकेट साइंस तुम्हें रॉकेट के बारे में अंदर किया बहुत हाई फाई चीजें। ये बेसिक चीजें, बहुत छोटी चीजें, बहुत पुरानी चीजें, बस उसको प्रैक्टिकल फीलिंग में लेके आओ। वो एक एटीट्यूड तुम्हें चेंज करना होगा ना, कि वो लिखने वाला नहीं, वो जो हिस्टोरिक, ये प्रैक्टिकल एटीट्यूड। खैर, दूसरी बात हम करेंगे कांटेक्ट फोर्स की। तो कांटेक्ट फोर्स में कुछ भी मुश्किल नहीं होता। आई थिंक कोई चैट में मेरा आ रहा है, मेरा माँ आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ जय पटेल, मेरा माँ आ रहा है? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। ये जय पटेल ने कुछ मैसेज किया, मेरा माँ आ रहा है। नो, ओके, इट्स परफेक्टली ओनली योर वॉइस एंड वॉइस एक साथ, योर वॉइस एंड वीडियो एक साथ नहीं आ रहा है। अच्छा, ऐसा क्या है? ऐसा कोई प्रॉब्लम है कि वॉइस और वीडियो एक साथ नहीं है? अलग अलग है क्या? इसमें भी प्रॉब्लम होने लगी। अभी तक YouTube में होती थी, मैंने YouTube छोड़ा, गूगल मीट को इसीलिए ज्वाइन किया था कि परफेक्ट है। हाँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब सही, अच्छा, वो चलो, इसमें ना नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है। ओके, सो तो अब आ जाओ, दूसरी बात करते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। अब दूसरी बात करते हैं कांटेक्ट फोर्स की। और इसमें भी कुछ नहीं है। कांटेक्ट फोर्स में क्या है कि दो चीजें आपस में जब कांटेक्ट में होती है तो कांटेक्ट फोर्स लगता है, और जब कांटेक्ट में नहीं होती है तो नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। बात खत्म हो गई, कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लो, है ना, प्रैक्टिकली देख लो। इसमें से याद रखो, 5th चैप्टर में से कोई भी थ्योरी नहीं पूछेगा। अगर कोई थ्योरी पूछता है मास्टर, तो वो अव्वल दर्जे का पागल है। अगर कोई ऐसा पूछता है कि व्हाट इज कांटेक्ट फोर्स, तो ये क्या, किस तरह का क्वेश्चन हुआ ये, मतलब अजीब सा, है ना। कांटेक्ट फोर्स ऐसे बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो इसमें कुल मिला के थ्योरेटिकली में न्यूटन के 3 लॉज हैं, उनके एप्लीकेशन है, वो हमें देखने हैं। और जो मैथमेटिक्स हमने सीखी है, रेजोल्यूशन, वो लगाना है। तो पहले मैं बेसिक थोड़ा रिवाइज करता हूँ। तो कांटेक्ट फोर्स, तो ऑब्वियसली फिर भी अगर लिखना है तो ये लिखा हुआ है, लिख लेना। इसमें क्या होता है, फोर्स में, कांटेक्ट फोर्स में, दो बॉडी इंटरेक्ट करती है तब तो फोर्स लगता है। दो बॉडी जब भी इंटरेक्ट करती है फोर्स लगता है। अगर बॉडी अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में है तो कांटेक्ट फोर्स लगेगा, और बॉडी इज नॉट इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर तो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स लगेगा। इसको कहते हैं कॉन्टेक्ट फोर्स, जब बॉडी के बीच में कॉन्टेक्ट होता है। और जब बॉडीज के बीच में कॉन्टेक्ट नहीं होता है और तब भी फोर्स लगता है तो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। सिंपल सिंपल डेफिनेशन, ठीक है। तो कोई आदमी साइकिल चला रहा है तो इसमें इसमें देखो, पैडल के साथ कांटेक्ट है तो कांटेक्ट फोर्स, जहां पे बैठा हुआ है तो कांटेक्ट फोर्स, हर जगह कांटेक्ट फोर्स है, इस जगह कांटेक्ट फोर्स है। नॉन कांटेक्ट फोर्स की एग्जांपल, पहले नॉन कांटेक्ट फोर्स बाद में देखेंगे, पहले कांटेक्ट फोर्स को और डिटेल में कर लेते हैं। कांटेक्ट फोर्स में तुम ये घर पे ही करके देख सकते हो, ये एनिमेशन से थोड़ा, तुमने ग्लास उठाया, ग्लास और तुम्हारे बीच में क्या हुआ, कांटेक्ट हुआ, तो कांटेक्ट फोर्स लगेगा, कांटेक्ट पुलिंग फोर्स लगेगा। तुमने पिया, तुम्हारे मुंह और इसके बीच में कांटेक्ट है, तब कांटेक्ट फोर्स लगेगा, ठीक है। तो फोर्स ऑन ग्लास जो भी है वो कांटेक्ट फोर्स है। लिफ्टिंग द ग्लास कांटेक्ट फोर्स है। तो यहाँ पे माइक्रोस्कोप, इससे इससे मैग्नीफाइंग ग्लास से देख लो, ये कांटेक्ट फोर्स है। आई थिंक मैं स्लो जा रहा हूँ, स्लो या फास्ट जो भी है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस, है ना। कोई डाउट हो तो फौरन पूछ लेना, सब प्रैक्टिकल है, ठीक है। और प्रैक्टिकल भी छोटे वाले। यहाँ पे फुटबॉल के साथ मेरा पैर कांटेक्ट में है तो कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। ये उसको रोकेगा तो कांटेक्ट में है, ये भी कांटेक्ट फोर्स है। फुट इन कांटेक्ट विद द फुटबॉल तो कांटेक्ट फोर्स लगेगा, ये सब कांटेक्ट फोर्स है। ये यहाँ पे तुम्हारा हाथ इसके साथ कांटेक्ट में है, डेस्क को धक्का दे रहे हो घर पे तो ये कांटेक्ट फोर्स है। ये कंप्यूटर पे मैं टाइप कर रहा हूँ तो कांटेक्ट में है तो कांटेक्ट फोर्स लग रहा है। चेस को उठा रहा हूँ तब भी कांटेक्ट फोर्स लग रहा है। दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ कांटेक्ट फोर्स, सिंपल। तो फोर्स जनरेटेड ड्यू टू आवर बॉडी बीइंग इन कांटेक्ट विद द ऑब्जेक्ट, ओ सॉरी, इसमें पढ़ा होगा मस्कुलर फोर्स होता है। मस्कुलर फोर्स कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है, बचपन में पढ़ा होगा, वो रिवाइज कर रहा हूं बस। मसल्स इन आवर बॉडी जो फोर्स एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट होती है तब जो फोर्स लगता है तब मस्कुलर फोर्स लगता है। ये भी एक कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है। तो इसकी मसल्स जो है इसको पुल करेंगी, पुश करेंगी, तो ये मस्कुलर फोर्स इज अ कांटेक्ट फोर्स। ये सब चीज कांटेक्ट में आ रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे जो भी फोर्स लगेगा सब कांटेक्ट की वजह से है। तुम्हारी मसल किसी चीज को लिफ्ट करेंगी तो वो सब कांटेक्ट फोर्स होगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, इसमें कोई डाउट वाली चीज तो होगी नहीं। तो प्रैक्टिकल फीलिंग डेवलप हो रही होगी थोड़ी सी प्रैक्टिकली। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं कांटेक्ट फोर्स के। टेक फ्यू मोर एग्जांपल। फोर्स दैट एक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट, अच्छा ये तो वही डेफिनेशन है। मस्कुलर फोर्स हमने ले लिया। बॉडी अप्लाइंग फोर्स, फोर्स जनरेटेड, धक्का लगाने में कांटेक्ट फोर्स हो गया।
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कांटेक्ट फोर्स का, इसको डिटेल में अभी स्टडी करेंगे। तो ये बॉल जब चलती है ना तो ये स्लो डाउन हो जाती है, तो ये जो इसकी बॉटम सरफेस है वो रूफ के यहाँ पे एक गैप है, फुटबॉल की बॉटम सरफेस इसके कांटेक्ट में है, तो फ्रिक्शन भी एक कांटेक्ट फोर्स है, फ्रिक्शन भी कांटेक्ट फोर्स है, फ्रिक्शन इसके पैरेलल लगेगा ऐसे, फ्रिक्शन के पैरेलल, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसा फोर्स है, ऑब्वियसली कांटेक्ट फोर्स है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रिक्शन फोर्स ऐसे पैरेलल में पीछे की तरफ लगता है, कांटेक्ट फोर्स लगता है। फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ये बॉल स्लो डाउन होती है, खैर इसको डिटेल में बात करेंगे, मगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक कांटेक्ट फोर्स है। फ्रिक्शन कैसे लगता है उसकी थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे अभी अगले इसमें। हम जब चलते हैं तो हमारे पैर और इसके बीच में, जमीन के बीच में कांटेक्ट फोर्स लगता है बैकवर्ड डायरेक्शन में, डिटेल में। हमारी बॉडी पे फ्रिक्शन फॉरवर्ड लगता है और हम इसको बैकवर्ड पुश करते हैं, खैर इसको मैं डिटेल में अंदर जाके एक्सप्लेन करूंगा। अभी तो मेरा पैर इसके सरफेस के कांटेक्ट में है तो कांटेक्ट फोर्स लगेगा, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स कांटेक्ट फोर्स है। यहाँ पे मेरा चप्पू क्या कहते हैं, ये नदी, ये इसके कांटेक्ट में है, तो यहाँ पे भी जो फ्रिक्शन लगेगा वो भी कांटेक्ट फोर्स होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स कांटेक्ट फोर्स हो गया। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कांटेक्ट फोर्स, इज फ्रिक्शन फोर्स अ कांटेक्ट फोर्स, यस व्हाई नॉट, ठीक है। तो दिस इज फ्रिक्शन फोर्स इज कांटेक्ट फोर्स। अब इस कांटेक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट नेसेसरी फॉर द फोर्स एक्ट बिटवीन देम, ये अब आ गया नॉन कांटेक्ट फोर्स। ये सवाल होता है क्या फोर्स तभी लगेगा जब कांटेक्ट होगा, नहीं, जरूरी नहीं है। अब उसके एग्जांपल देखते हैं, है ना। इस कांटेक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज नेसेसरी फॉर द फोर्स टू एक्ट बिटवीन देम। ये मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि तुमने बचपन में किया होगा, उसको एक रिकॉल कर रहा हूँ। ये सब पुराने छोटी क्लासेस के एनिमेशन है, ठीक है, तो मैं उसको थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, और तुम्हें जो भी डाउट हो तो एक बार पूछ लेना, है ना। आई होप कि समझ में आ रहा होगा, प्रैक्टिकल फीलिंग डेवलप हो रही होगी। वन मोर, ये एक और है, और ये तो कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल हो गए। अच्छा, कांटेक्ट फोर्स का तो हो गया था, ये सब कांटेक्ट फोर्स है। अच्छा, कोई बार मैग्नेट रखा हो, कोई बार मैग्नेट रखा हो, बार मैग्नेट इसको पुल करेगा। ये उतना अच्छा एनिमेशन नहीं बना है, फिर भी यू कैन फील दैट ये बार मैग्नेट है। अभी बहुत अच्छे अच्छे एनिमेशंस पे आऊंगा मैं। ये इसको पुल करेगा, मतलब थोड़ी दूर पे ही पुल करेगा। अब इस जो तुमने देखा होगा, मैग्नेट जब किसी चीज को पुल करता है तो इन दोनों के बीच में कांटेक्ट जरूरी नहीं है, दूर से ही पुल कर लेता है। बीच में एक गैप है ना, बीच में गैप है एक, ये गैप से ही पुल, आई थिंक मैग्नेट पुल होगा कि नहीं होगा, नेल पुल होगी, नेल हल्की है, फिर भी ऐसे, ओके सॉरी, ये ऐसे एक्सपेरिमेंट किया है कि मैग्नेट को थोड़ा सा इसके पास लाओ, पास लाओ, पास लाओ, पास लाओ, तो ये नेल ऐसे चिपक जाती है। तो इसको तुम घर पे कर सकते हो। तो मैग्नेट और नेल के बीच में, मैग्नेट और ये इसके बीच में, जो क्या कहते हैं इसको, कील के बीच में, नेल के बीच में, ये नॉन कांटेक्ट फोर्स लगेगा। हाँ, अब जब कांटेक्ट में आ गया तो कांटेक्ट फोर्स भी लगेगा और नॉन कांटेक्ट भी लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स नॉन कांटेक्ट है, उसके लिए कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, मगर जब ये दूसरा एक फोर्स है, ये जब कांटेक्ट में आ गया तो वो कांटेक्ट फोर्स होगा। तो यहां पर दोनों तरह के फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स भी है, और कुलदीप सबसे लेट आता है, तो यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स भी है और नॉन कांटेक्ट फोर्स भी है। आई थिंक तुम समझ रहे होगे कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो मैग्नेटिक अट्रैक्ट द नेल, कांटेक्ट इज नॉट नेसेसरी, तो मैग्नेटिक फोर्स इज नॉन कांटेक्ट फोर्स। ऐसे ही देख लो, मैग्नेट जहां भी लगे होंगे, ये शायद कप बोर्ड में मैग्नेट लगा होता है, तो ये भी नॉन कांटेक्ट फोर्स है, ये भी नॉन कांटेक्ट फोर्स है। कोई बॉल हम ग्राउंड की तरफ फेंकते हैं, अर्थ इस पे एक फोर्स लगाती है, अर्थ पुल करती है हर चीज को, मगर अर्थ और बॉल के बीच में कोई कांटेक्ट थोड़ी ना है, ये तो हवा में ही पुल हो रही है। इसने कोई बॉल ऐसे फेंका, हवा में ही पुल हो रही है, आई थिंक इसने दिखाया। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है, जैसे बॉल इसने फेंक दी, अब यहां पे इस जगह पे बॉल और अर्थ के बीच में तो कोई कांटेक्ट नहीं है, जब ये सरफेस से कोलाइड करेगी तब कांटेक्ट होगा, मगर जब हवा में होगी तो कोई भी कांटेक्ट नहीं है, तो ये कौन सा फोर्स है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है, और भी एग्जांपल दे सकते हो तुम लोग। इलेक्ट्रिक फोर्स भी नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। तो आई होप इसमें जल्दी से तुम लोग कांटेक्ट और नॉन, आई होप इसमें कोई, हाँ, तो कई लोग के कमेंट आ रहे हैं, मैं पढ़ लेता हूँ। नॉन कांटेक्ट फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स, वेरी गुड ऋषभ, है ना, ओके। तो कमेंट, बढ़िया बढ़िया कमेंट है, आई होप यू अंडरस्टैंड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नॉन कांटेक्ट फोर्स। मैं उसका एग्जांपल देता हूँ। ये आई थिंक मैं कमेंट अगर पढ़ूं इसमें, तो योर वॉइस वीडियो एक साथ हो गया, इट्स परफेक्टली राइट, ओके ओके। कांटेक्ट फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स है, सही है ऋषभ। कृष्ण ने कांटेक्ट फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताया है, नहीं,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है, इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं। नॉन कांटेक्ट फोर्स में मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कांटेक्ट नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नॉन कांटेक्ट है। बताता हूं अभी। ऋषभ कंफर्म कर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट। यस बताता हूं, 2 मिनट। आई थिंक इट इज नॉन कांटेक्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नॉन कांटेक्ट, मगर मैं दिखाऊंगा, मैं ऐसे बताऊंगा नहीं। तो मेरी बताई हुई बातों को भरोसा मत करो। आई विल शो, ट्राई टू शो, है ना, मेरे पास है। ट्राई टू, ऑब्वियसली आई विल ट्राई टू शो बाय एनिमेशन, है ना। मैं एनिमेशन से शो करूंगा, वो अलग बात है, बट मैं दिखाता हूँ। मेरे पास है शायद एग्जाम्पल। यस, परफेक्ट म्यूजिक, आई लव इट ना। या देख लो, ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, जो भी है यहाँ पे सिंपल एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जैसे दो, सपोज करो ये रबर के बैलून है ना, रबर के बैलून है, इनके बीच में कोई फोर्स नहीं लगेगा पहले। अब क्या करो, रबर के बलून को इसके पास ले जाओ, कोई भी फोर्स इनके बीच नहीं लगेगा। अब हम क्या करते हैं, एनी फोर्स नो। अब क्या करते हैं, इसको हाथ से या कपड़े से रब कर दो, तो इससे कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। ये डिटेल में आएगा, इसमें तुम्हारा 12th क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत डिटेल में है, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ इसका, खैर चलता है, अपलोड करूँगा, जब प्रॉब्लम करेगा तो बताऊँगा, देखता हूँ। इसका ये मार्क है ना, चलो क्या कर सकते, इसकी भी पब्लिसिटी होगी ना। जब हम इसको रब करते हैं, किसको रब करते हैं, बलून को रब करते हैं, तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। अब देखो, ये बलून जब इसके पास आता है तो कांटेक्ट की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ये थोड़ी दूर से ही ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्शन हो जाता है, ये एक दूसरे से चिपक जाते हैं, ठीक है, ऐसे। जबकि ये अनचार्ज हो तब भी चिपक जाएगा, एक पे चार्ज हो तब भी चलेगा, ठीक है। तो एक पे चार्ज हो तब भी जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। ये तो यहां पर ये नॉन कांटेक्ट है, फोर्स तो लग रहा ना, ये कांटेक्ट हो गया तो अलग फोर्स एक वर्क करेगा। मतलब अगर कांटेक्ट हो गया तो नॉन कांटेक्ट फोर्स खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं है, नॉन कांटेक्ट फोर्स तो होगा, ठीक है, कांटेक्ट होने पर भी वो लगेगा। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स तब भी लगता है जब तुम्हें मैं छत से नीचे फेंक दूं, तो जब तुम छत से हवा में होगे तब भी तुम्हारे पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और तुम जमीन पे गिर जाओगे, जमीन की सरफेस पे पड़े हुए होगे, ऊपर से अगर कूद लगाई या सिंपल कूद रहे हो, कहीं से कूद रहे हो, तो हवा में होगे तब भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और सरफेस पे आ जाओगे तब भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो कांटेक्ट में आने पे कुछ और फोर्सेस लगने लगते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉन कांटेक्ट फोर्स है वो कांटेक्ट में आने से खत्म नहीं हो जाते हैं, वो लगते रहते हैं, ठीक है। मगर वो कांटेक्ट हटा दो, तो जो कांटेक्ट अगर हटा दोगे तो कांटेक्ट फोर्स खत्म हो जाएंगे, मगर जो नॉन कांटेक्ट फोर्स है वो लगे रहेंगे। तो यहां पर एक एक्स्ट्रा फोर्स और लग जाएगा, एक एक्स्ट्रा ये पुशिंग फोर्स लग जाएगा, मगर इन दोनों के बीच में जो पुलिंग फोर्स है वो तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। पुलिंग फोर्स है, यानी ये बलून इसको जो पुल कर रहा है वो चार्ज की वजह से पुल कर रहा है, तो पुलिंग फोर्स यहां पर नॉन कांटेक्ट है। और जब बलून ऐसे कांटेक्ट में आएगा तो थोड़ा सा ये इसको पुश करेगा, ये ब्लू वाला बलून इस रेड वाले को पुश करेगा, रेड वाला ब्लू वाले को पुश करेगा, ये जो फोर्स लगेगा ये कांटेक्ट फोर्स होगा। तो सॉरी, नॉन कांटेक्ट फोर्स भी है यहाँ पे, कांटेक्ट फोर्स भी है। आस्क, सिर्फ ये बलून वाला, हाँ, क्या फिर से एक्सप्लेन करूं, क्या बोल रहे हो, रिपीट अगेन, एक बार फिर बोलो, क्या करूं, दोबारा एक्सप्लेन करूं, क्या बोलते हो, क्या कोई सवाल है तो बोलो, कोई सवाल है, कौन बोल रहा है, हाँ क्रिश, हाँ क्रिश, यस। कांटेक्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा क्या? नॉन कांटेक्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा या कम होगा, इसकी बात हम थोड़ी देर में करें तो चलेगा। फिलहाल यहाँ पे बताऊं कि जो इसमें जो नॉन कांटेक्ट है फिलहाल तो ज्यादा है, ऑब्वियसली फिलहाल ज्यादा है, तभी चिपकेंगे, क्योंकि नॉन कांटेक्ट जो है वो प्रैक्टिकली अभी फील कर सकते हो, है ना, क्योंकि जो नॉन कांटेक्ट है वो इसको पुल कर रहा है, यानी ब्लू वाला रेड वाले को पुल कर रहा है, और जो कांटेक्ट में आएंगे वो पुश कर रहा है। ऑब्वियसली अगर ये पुल हो रहा है तो नॉन कांटेक्ट का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, है ना, ये अगर पुल हो रहा है तो नॉन कांटेक्ट का मैग्नीट्यूड, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, और कांटेक्ट पुश कर रहा है, कांटेक्ट जब ये इसके कांटेक्ट में आएगा तो पुश करेगा, तो पुश का कम होगा, तभी पुल होगा, पुल पुश से ज्यादा है, ठीक है।
ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। अभी न्यूटन्स के रूल लगाएंगे, पहले न्यूटन्स के रूल, ये सब में हर जगह इस छोटी सी सिचुएशन में भी न्यूटन्स के लॉ लगेंगे। न्यूटन्स के लॉ तो जैसे मैंने मोशन में तुम्हें समझाया था कि v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी और a इज इक्वल टू डी बी अपॉन डी टी, ये तो हर जगह लगेगा। इसी तरह से न्यूटन के जो 3 नियम है वो हर जगह लगते हैं। बस इस चैप्टर में किसी ने अगर न्यूटन के तीनों नियम समझ लिए, याद नहीं कर, याद तो शायद तुमको होंगे, अगर मैं तुमसे पूछूंगा न्यूटन का पहला नियम क्या है, तो तुम में से बहुत सारे लोग मुझे बता देंगे, वो रटा हुआ स्टेटमेंट कि कोई चीज अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी है, आई थिंक रटा हुआ स्टेटमेंट बता देंगे। या न्यूटन का दूसरा नियम पूछूंगा वो बता देंगे, न्यूटन का तीसरा नियम पूछूंगा वो भी बता देंगे। तीसरा नियम तो और भी आसान है कि देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जो रटा हुआ स्टेटमेंट है वो तुम में से बहुत लोग बोल देंगे, मगर अभी बताता हूं कि इन रूल्स को जो फील करोगे तब कैसी डिफिकल्टी आती है, फील करना है। अभी यहां पे न्यूटन के नियम को फीलिंग लानी है, तो वो फीलिंग दिलाने की कोशिश करूंगा। तो वर्बल स्टेटमेंट से मतलब नहीं है, किसी को बहुत अच्छी तरह से रटा भी हुआ हो एकदम बढ़िया से बढ़िया लाइन में न्यूटन का मतलब ये बड़ी अजीब सी विडंबना कहनी चाहिए, अजीब सी बात है कि एक आदमी है जिसको न्यूटन का तीसरा नियम पता है और उसको न्यूटन का नियम रटा हुआ है, मैं उससे पूछूंगा न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, वो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट साफ साफ लिख देगा, फिर भी उसको न्यूटन का तीसरा नियम नहीं पता है क्योंकि उसको फील नहीं कर सकता है। समझ आई बात? उसके कम से कम जो एप्लीकेशन है जब आएगा, अभी देखो तुम में से बहुत लोगों को न्यूटन का तीसरा नियम पता होगा, और जब मैं उसका एप्लीकेशन पूछूंगा तो 99.99% तुम्हारे आंसर गलत होंगे। मैं पहले से स्टेटमेंट याद रखना, न्यूटन के तीसरे नियम पे मैं कोई बहुत मुश्किल वाले सवाल नहीं दूंगा जिसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स कुछ लगेगा। मैं न्यूटन के नियम पे बेसिक बच्चों वाले सवाल पूछूंगा तुमसे, और मैं गारंटी देता हूं कि 99.99% जो अच्छे अच्छे तुम और बहुत अच्छे लर्नर्स फिजिक्स के वो गलत आंसर देते हैं। समझ आई बात? मेरी बात फिजिक्स में समझ लो, फिजिक्स में बहुत आसान भी इतना आसान नहीं होता, जो बहुत आसान है वो भी बहुत आसान नहीं होता। कॉम्प्लेक्स तो कुछ है ही नहीं, है ना। कॉम्प्लेक्स को एक्चुअली में जो कॉम्प्लिकेटेड है उसको समझाना आसान है, गणित में तो सीधी सीधी चीज है, मगर जो इजी है वो थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि उसको तुम्हें फील करना पड़ेगा। तो यू हैव टू डेवलप योर फीलिंग। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं तुम्हारी फीलिंग आ जाए, ठीक है। मैं शुरू रहता हूं। तो यहां पर ये फील करके देख सकते हो, यहां पे पुल ज्यादा होगा, और जो नॉन कांटेक्ट फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो खत्म नहीं होगा कांटेक्ट में आने पर भी। तो ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो ये एग्जांपल हो गया। तो इसमें एक्चुअली में चार्ज होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे रब करने के बाद चार्ज आया है, ये चार्ज होने के बाद ही ये अनचार्ज बलून है, और ये पुल होगा, चार्ज अनचार्ज को पुल करेगा। नाउ इसको भी चार्ज कर सकते हैं, दोनों को चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। जब दोनों को चार्ज करेंगे तो पुश भी हो सकता है, दोनों पे अगर प्लस चार्ज आएगा। एक चार्ज वाला अनचार्ज को सिर्फ पुल करेगा। मैं इसका आंसर यहां पे नहीं दूंगा, इसके आंसर के लिए तुम्हें 12 तक वेट करना पड़ेगा कि चार्ज वाला अनचार्ज को क्यों पुल करता है, उसमें एक प्रोसेस है इंडक्शन। फिलहाल मैं आंसर नहीं दूंगा इस समय, है ना। मैं इसमें अगर दोनों पे सेम चार्ज आ गया, यानी इसको भी प्लस चार्ज दिया, इसको भी इसने रब किया, इसको भी इसने रब किया, अगर दोनों पे सेम चार्ज आ गया तो ये पुश भी कर सकते हैं। अब पुश करेंगे तो एक अनचार्ज बलून, हाँ कुछ पूछ रहा है कोई? खैर मैं सवाल का जवाब रिपेल करेंगे। सेम चार्ज के जो हैं वो रिपेल करेंगे तो फोर्स ऑफ रिपल्शन भी एक नॉन कांटेक्ट फोर्स होगा। आई होप ये अंडरस्टैंड। अनचार्ज और चार्ज के बीच अट्रैक्शन होगा, फिलहाल मैं इसका जवाब नहीं देने वाला। और चार्ज के बीच में रिपल्शन भी हो सकता है और अट्रैक्शन भी हो सकता है। फिलहाल दो सेम नेचर के चार्ज है तो रिपल्शन होगा, और अपोजिट नेचर के चार्ज है तो अट्रैक्शन होगा। तो ये द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज ऑन और अनचार्ज बॉडी। तो यहाँ पे चार्ज और अनचार्ज के बीच में भी फोर्स लगेगा, मगर वो हमेशा अट्रैक्शन होगा। और दो चार्ज बॉडी के बीच अगर उनमें सेम चार्ज है तो रिपल्शन होगा, और अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्शन होगा। फिलहाल मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के डिटेल में नहीं जा रहा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नॉन कांटेक्ट फोर्स है, ये 12th क्लास में डिटेल में है, ठीक है। तो हाँ सर, अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा क्या? नहीं, डिफरेंट होगा। अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होगा, रिपल्शन फोर्स बहुत ज्यादा होगा। फिलहाल मैं डिटेल करता है ना, हाँ ज्यादा रब करेंगे तो ज्यादा एनर्जी, हाँ ज्यादा रब करेंगे तो और ज्यादा चार्ज आएगा तो ज्यादा होगा,
जितना ज्यादा रब करोगे उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, ज्यादा चार्ज होगा तो ज्यादा फोर्स लगेगा। ठीक है, इसकी डिटेल में हम लोग 12th क्लास में जाएंगे जब इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है बहुत बड़ा। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक और एक्सपेरिमेंट बहुत कॉमन सा है जो घर पे कर सकते हो, मगर ये एक्सपेरिमेंट जो है तुम्हें ड्राई वेदर में करना पड़ेगा। ड्राई वेदर में मतलब एसी के अंदर करना पड़ेगा, या जहाँ पे ठंड होती है, जहाँ पर ह्यूमिडिटी नहीं होती है, वहां पर तुम्हें ये एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। और बहुत लोगों ने करके भी देखा होगा कि जब भी तुम कंघी, रफ बालों में कंघी लगाते हो और फिर कागज के छोटे छोटे टुकड़े लेते हो तो वो चिपक जाते हैं। तो ये कंघी जो है वो चार्ज हो गई है और कागज के छोटे टुकड़ों पे कोई चार्ज नहीं है, तो चिपक जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। तुम्हें कंघी और इसके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं करना पड़ता, यहाँ पे कोई कांटेक्ट नहीं होता। तो ये क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, तो ये किस तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एक्वायर्ड बाय द कॉम्ब। कॉम्ब पे जो चार्ज आया है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और कागज के टुकड़ों को पुल कर रहा है। आई होप ये एक्सपेरिमेंट सभी लोगों ने किया होगा और इस तरह का। तो आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि कांटेक्ट फोर्स या नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होते हैं। ठीक है, एक सवाल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स की तरह बिहेव करता है। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स की तरह ही बिहेव करता है ना। मैग्नेटिक फोर्स की तरह, मगर ज्यादातर जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो अट्रैक्शन होता है। मैग्नेटिक रिपल्शन प्रैक्टिकली नहीं मिलता है। ठीक है, मगर उसका फॉर्मूला एक ही जैसा होता है, फॉर्मूले सेम होते हैं दोनों के। ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 12th क्लास में है। फिलहाल नील का जो आंसर एक्सप्लेन द मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या डिफरेंस है? मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स में क्या डिफरेंस है, इसको अगर मैं इस सवाल का जवाब दूं तो तुम समझ सकते हो या नहीं समझ सकते हो। आई ट्राई टू एक्सप्लेन दिस। थोड़ी सी लेमैन वाली लैंग्वेज में समझाता हूँ, क्योंकि रियल में तो तुम्हें 12th क्लास में आंसर मिलेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है, थोड़ा सा अगर समझने की कोशिश करो थोड़ा सा, वो रुके हुए चार्जेस के बीच में लगता है। मैग्नेटिक फोर्स चलते हुए चार्जेस के बीच में लगता है। ठीक है, फिलहाल तो बेस्ट पॉसिबल आंसर मैं यही दे सकता हूं। अगर दो चार्ज चल रहे हो, उनमें वेलोसिटी हो, तो मैग्नेटिक भी लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी लगेगा। मगर अगर दो चार्ज रुके हुए हो एक जगह पे, स्टेशनरी है, इसीलिए कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब अगर जो नाम देखो ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक, कई चीजें नाम से क्लियर होती है, नाम से उनका मतलब निकलता है। नाम को रटा मत करो। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज वगैरह, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, रुका हुआ मतलब रुके हुए। नाम से देखो, नाम से ही मतलब पता लग जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक्स का मतलब होता है रुका हुआ। मैंने कहा था ना, इंग्लिश जो है, कल के मोटिवेशन लेक्चर में, इंग्लिश पूरी की पूरी साइंस की लैंग्वेज है, तो मैंने एक्सप्लेन किया था। तो वहां वर्ड से वो क्लियर होता है। वो नाम ऐसा रखा गया है कि वो उसी चीज को क्लियर करेगा। तो इलेक्ट्रो, मैंने बहुत डीप में जाके आंसर नहीं ढूंढा, मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब तुम्हें बताया। स्टैटिक मतलब स्टेशनरी, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज। तो स्टेशनरी चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। मैग्नेटिक फोर्स को टेक्निकली इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मतलब होता है मूव करता हुआ। तो अगर चार्ज मूव कर रहा है, उसके पास कुछ वेलोसिटी है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लगेगा ही लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। तो अगर दो चार्ज स्टेशनरी है तो उसके बीच में मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। इसलिए तुमने देखा होगा जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो हमेशा उसमें चार्ज मूव कर रहा है, ये है ना, वो मॉलिक्यूल के अंदर चार्ज मूव कर रहा है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स है। और डिटेल तो पूरा 12th का सिलेबस ही इसी पर बेस्ड है। पूरे 12th के 5-6 चैप्टर इसी पर डिटेल में एक्सप्लेनेशन है। तो बहुत डिटेल में जाना है तो 12th तक वेट करना पड़ेगा। तो आई होप मैंने समझाने में सफल रहा। तो इससे ज़्यादा फिर इसमें नहीं जा सकता फिलहाल, है ना। तो आई होप समझ में आया हो, नाम से जितना क्लियर हो। ओके, सो आई थिंक तुम्हें क्लियर हो गया होगा। और मगर यहाँ पे फिलहाल इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दोनों ही नॉन कांटेक्ट फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स भी नॉन कांटेक्ट फोर्स है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि तीनों तरह के फोर्स एक जैसे रूल्स को फॉलो करते हैं, मतलब उनके रूल्स भी एक ही जैसे होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला भी सिमिलर टाइप का होता है। तो वो हमें फ्यूचर में पता लगेगा। ठीक है, तो आई होप ये सारे बच्चों को समझ में आया हो।
और अब हम चलते हैं न्यूटन के पहले नियम की तरफ, न्यूटन फर्स्ट लॉ की तरफ। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ की तरफ हम जाएंगे तो मैं न्यूटन का पहला नियम, ये नहीं बोलूंगा कि हेडिंग डालो न्यूटन का पहला नियम और लिखो न्यूटन का पहला नियम, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन के साथ न्यूटन के पहले नियम की बात करता हूँ। तुम्हारी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें न्यूटन के पहले नियम को समझाने के लिए जो एक्सपेरिमेंट लिया गया है वो न्यूटन ने जो किया था वही लिया गया है। मतलब न्यूटन ने पुराने टाइम में जो किया था, आई थिंक न्यूटन ने वैसे ही एक्सप्लेन किया था और वो न्यूटन की किताब से ही कॉपी पेस्ट किया गया है। तो वो बहुत पुराना एक्सपेरिमेंट हो गया है। अब ऐसे हजारों एक्सपेरिमेंट हैं जिससे न्यूटन के नियम को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो लेते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट जिससे न्यूटन के नियम एक्सप्लेन होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अब मैं एक बहुत लाइव प्रेजेंटेशन के साथ तुम्हारे पास आता हूँ। वेरी गुड एंड वेरी, मुझे बहुत मज़ेदार लगता है ये प्रेजेंटेशन। लेट्स कम। तो ज़्यादातर इसमें प्रेजेंटेशन होंगे और बहुत सारे My cousin Anirudh, or Anni for short, ये नहीं लेना decided है। एक मिनट, ये नहीं लेना अभी। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इंट्रोडक्शन, एक सेकंड। दिस इज वेरी मजेदार प्रेजेंटेशन। if I were to ask you, लेट मी चेक दिस प्रेजेंट। हाँ वही है, हाँ चलो, बहुत प्यारा प्रेजेंटेशन है। आई लव दिस। इससे तुम्हें एकदम अंदर तक क्लियर हो जाएगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। आई होप ये रिकॉर्डिंग स्क्रीन के अंदर ही है, ये बाहर तो नहीं जा रहा है। ओके चलो, थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना पड़ेगा बाकी लोगों को अगर रिकॉर्डिंग का कुछ पोर्शन गायब हो जाए। नाउ हाउ डू यू कीप थिंग्स इन मोशन? पुश और पुल, पुश और पुल करते हैं, फोर्स लगाते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल है तो फोर्स जो है वो पुश और पुल के फॉर्म में होता है। ठीक है, हम एक एक्सपेरिमेंट के साथ हम यहाँ पर हैं। ये अब बहुत लाइव आने लगा। घर में एक कुर्सी पड़ी हो, घर की कुर्सी से कर सकते हो। घर की कुर्सी को मैं पुल करता हूँ, बहुत प्यारा है ये। और अभी अच्छा एनिमेशन नहीं है, पुल फोर्स हो गया तो ये पुश हो गया। ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल लगा। बस मैं भी अगर क्लास में होता तो यही करता, मैं कुछ नहीं लिखाता, पुल हो गया पुश हो गया, लो खत्म। ये पुश है ना, ये पुल, ये पुश, चलो कुछ नहीं लिखाना। तो पुश एंड पुल के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड पुश और पुल। तो बस इतना सा, पुश एंड पुल। पुश एंड पुल क्या होता है क्लियर है। तो फिलहाल हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की तरफ चलते हैं। घर में एक कैरम बोर्ड का एक्सपेरिमेंट लिया है, ठीक है, जो कि न्यूटन ने नहीं लिया था। अब तो हजारों ऐसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो एक कैरम बोर्ड का एक्सपेरिमेंट है, बड़ा प्यारा एक्सपेरिमेंट है और बहुत अच्छी तरह से इसने उसको लाइव एक्सप्लेन किया है। तो इस एनिमेशन से बहुत मज़ा आती है। नाउ इसमें मैं लिटिल बिट कमेंट करूँ, मैं साउंड इसका थोड़ा बंद कर रहा हूँ थोड़ा सा। इसमें मैं लाइव इसमें एग्जैक्टली जो होगा वो है ना। तो मैंने एक सेकेंड, ये कैरम को धक्का दिया, ये कैरम को धक्का दिया, ये रुक जाता है। थोड़ा बैक करके फिर दिखा रहा हूँ। ये सब लोग कैरम बोर्ड तो खेला होगा सबने। ये कैरम बोर्ड का, कैरम की जो गोटी है उसको ऐसे धक्का दिया, रुक जाती है। ठीक है, रुक जाती है कैरम बोर्ड की, थोड़ी दूर जाके रुक जाती है। तो इससे एक ऐसी फीलिंग आती है, और जो फीलिंग गैलीलियो के टाइम, आई थिंक अब तुम्हें गैलीलियो वगैरह का अच्छा आइडिया होगा। एक सेकेंड, वेट अ सेकेंड, हाँ थोड़ा सा कर लो। सबको गैलीलियो वगैरह की वेट अ मोमेंट। तो तुम्हें एक्चुअली में गैलीलियो के टाइम पे क्या था, और ऐसा प्रैक्टिकली लगता भी है सबको। और ये फर्स्ट लॉ सबसे पहले गैलीलियो ने इसका इंट्रोडक्शन दिया था। तो गैलीलियो के टाइम पे क्या था, अगर इस एक्सपेरिमेंट को, पुश एंड पुल तो हो गया, छोड़ो इसको। गैलीलियो के टाइम पे जैसे इस एक्सपेरिमेंट को हमने किया, तो ये जो क्या कहते हैं इसको, कैरम की जो गोटी होती है, जो भी है, क्वीन जो भी कर सकते हो, है ना, स्ट्राइकर कह सकते हो। ये स्ट्राइकर रुका हुआ था, और गैलीलियो से पहले लोग मानते थे कि अगर इसको मुझे चलाना है तो मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। और ठीक है, बिना फोर्स की चलता भी नहीं है। ये जो रुका हुआ स्ट्राइकर है, इस पे जब तक मैं फोर्स नहीं लगाऊंगा, मैंने फोर्स लगाया तभी चला, उससे पहले ये चला नहीं। मैंने इसको मारा, ऐसे ऐसे मारा, ये चला, और थोड़ी देर बाद चल के रुक गया। तो एक मेरे दिमाग में फीलिंग आती है कि अगर कोई चीज को चलाना है तो उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा।
कौन सा फोर्स लगाना पड़ेगा? पुशिंग फोर्स लगाना पड़ेगा। यहाँ पे पुश फोर्स लगाया, ये चला। तो उस समय जो मिसकंसेप्शन लोगों के दिमाग में थे, गैलीलियो से पहले लोग ये मानते थे कि चीजें रुकी हुई होती हैं और चीजों को चलाना है तो उसको पुश करना पड़ेगा। मतलब अरिस्टोटल ने जो बोला था, सारी चीजें जो है अपनी रुकी हुई हैं, दुनिया की सब चीजें रुकी हुई हैं, अगर उसको चलाना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो गैलीलियो से पहले लोग ये मानते थे कि किसी भी चीज को अगर चलाना है तो फोर्स तुम्हें लगाना पड़ेगा, अदरवाइज वो रुकी रहेगी। अगर किसी चीज पे फोर्स नहीं लगता है, अगर तुमने फोर्स नहीं लगाया तो वो चीज रेस्ट में रहेगी। आई होप यू अंडरस्टैंड, ये गैलीलियो से पहले की बात है। गैलीलियो ने पहली बार इस पे जो इसके अपोजिट स्टेटमेंट दिया, और गैलीलियो ने जो किया था पता है, एक्सपेरिमेंट करके किया था। उसका बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट था। मैं गैलीलियो वाला एक्सपेरिमेंट नहीं दिखा रहा हूं, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, तो इसमें भी वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो कैसे एक्सपेरिमेंट किया? पहले तो ये एक्सपेरिमेंट किया, अब ये वाला एक्सपेरिमेंट है, स्ट्राइकर रुक गया, तो इससे तो यही फील होता है कि फोर्स लगाओगे तभी ये चलेगा, ठीक है। फिर एक्सपेरिमेंट को मॉडिफाइड किया मैंने, इसमें वो स्ट्राइकर का वो जो कैरम बोर्ड वाला पाउडर होता है ना, वो डाल दिया, कैरम बोर्ड का पाउडर डाल दिया इस तरह से, ठीक है, कैरम बोर्ड का पाउडर ऐसे डाल दिया। अब मैंने स्ट्राइकर को मारा, ये तुम्हारा एक्सपीरियंस होगा ही, जब खेल के बोर हो जाते हो तो ये कैरम बोर्ड का पाउडर ऐसे डाल दिया, तो आई होप इट इज, तो इस तरह से अब क्या होगा, मैं इसको, हाँ, ये थोड़ी दूर जाके रुकी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, ये थोड़ी दूर जाके रुकी। देखना, ये पहले ये यहां पे ही रुक रही थी, पहले ये यहां पे ही रुक रही थी, इस जगह पे ही रुक रही थी, ठीक है। पहले ये, एक सेकंड इसको, हाँ, पहले ये जो स्ट्राइकर था ये पहले यहीं पे रुक रहा था, मगर अब थोड़ी दूर जाके रुकने लगा। ये क्या मतलब हुआ कि थोड़ी दूर जाके क्यों रुक रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि इस बॉल को मैंने धक्का दिया, बॉल नहीं सॉरी, स्ट्राइकर को, कुछ जल रहा है बाहर से, खाना जैसा जल रहा है, खैर तभी स्मेल अजीब सी आ रही है। स्ट्राइकर को मैंने धक्का दिया, तो स्ट्राइकर अब ज्यादा दूर जाके क्यों रुका? ठीक है, स्ट्राइकर को मैंने धक्का दिया, पुश लगाया, तो स्ट्राइकर अब ज्यादा दूर जाके रुका। इसका मतलब साफ है कि कोई चीज जो है स्ट्राइकर को रोक रही है। मतलब मैंने धक्का दिया और ये पहले यहां पे रुका, तो बाद मतलब ऑब्वियसली कि वो जो रोकने वाली चीज है, मैंने धक्का दिया, ये चलने लगी। अब बीच देखो, धक्का सिर्फ शुरू में है, ये फोर्स सिर्फ स्टार्टिंग में लगा है, बीच में नहीं लगा। एक बार धक्का दिया, फिर ये चलने लगी, ये चलने लगी, ठीक है। अरस्तु कहता था ये चलती नहीं रहेगी, ये रुक जाएगी। अरस्तु का स्टेटमेंट क्या था कि मैंने अगर स्ट्राइकर को धक्का दिया तो वो आखिरी में रुक जाएगी, हर हाल में रुकेगी। अरस्तु कहता था कि हर चीज का जो नेचुरल स्टेट है वो रेस्ट है, तो हर चीज अपनी नेचुरल स्टेट पे आने वाली होगी। एरिस्टोटल बहुत फेमस था, एरिस्टोटल की किताबें चलती थी, अरस्तु बहुत फेमस आदमी था, आई थिंक नाम सबने सुना होगा। तो एरिस्टोटल का स्टेटमेंट था कि कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट की नेचुरल स्टेट है वो रेस्ट है, ये हर हाल में रेस्ट पे आएगी। ये तुमने फोर्स लगाया, इसको चलाने की कोशिश की, मगर इसकी अपनी जो टेंडेंसी है, इस स्ट्राइकर की जो टेंडेंसी है अंदर तक जाने की कोशिश करना, इस स्ट्राइकर की टेंडेंसी रुकने की है, तो ये रुक जाएगी। मगर गैलीलियो ने फिर सवाल किया कि पहले यहां पे रुक रही है, फिर इतनी दूर जाके रुक रही है। गैलीलियो ने यहीं से साइंटिफिक क्वेश्चन किया। आई थिंक कल मैंने गैलीलियो दिखाया था तुम्हें, गैलीलियो इसी तरह का आदमी था। उसने कहा ये तो ठीक है, उसका एक्सपेरिमेंट कुछ अलग था, वो नहीं बताऊंगा, नहीं भी बताऊंगा तब भी चलेगा। ये वाला एक्सपेरिमेंट ज्यादा तुम लाइफ में प्रैक्टिकली कर सकते हो। गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट अलग था, वो थोड़ा पुराने टाइप का था, मगर ये नए टाइप का है, बढ़िया लगता है मुझे। तो तुमने जब पाउडर डाला तो क्या हुआ कि इस स्ट्राइकर को जो रोकने वाली चीज थी, रोकने वाली चीज वो थोड़ी सी कमजोर पड़ गई। मतलब इसका मतलब ये हुआ, जो स्ट्राइकर है, स्ट्राइकर एक बार चल गया है तो वो चलता रहना चाहता है। कोई चीज है जो इसको रोक रही है। ऑब्वियसली तो अब तुम जानते हो कि फ्रिक्शन इसको रोक रहा है, मगर उस समय के लिए बड़ी एक्साइटिंग चीज थी। मैं तुम्हें एकदम पास्ट के एक्साइटमेंट में ले जाना चाहता हूं। पास्ट में उस समय फ्रिक्शन के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था कि फ्रिक्शन जैसा कोई फोर्स होता भी है, नहीं होता है। तो उस समय बड़ा एक्साइटिंग था एनालिसिस करना। क्या था कि अगर इसको रुकना होता तो यहां पे रुक जाती, अब मैंने पाउडर छिड़का तो यहां पे क्यों रुकी? ठीक है, तो ये सवाल था, ये सवाल गैलीलियो के दिमाग में था। फिर यहां से रिजल्ट क्या आया वो देखना। पाउडर छिड़का तो थोड़ा दूर जाके रुकी, इसका मतलब इसको रोकने वाली चीज जो है वो कमजोर पड़ गई है। ठीक है,
कमजोर और साफ कर दिया ये। तो पहले यहां पे यहीं तक रुक रही थी, इसका मतलब पीछे से कोई रोकने वाली चीज है। ये जो मतलब ये जो इनविजिबल अभी भूत मान लो, वैसे फ्रिक्शन है, यहां पे पीछे से कोई रोकने वाली चीज है। मतलब इस बॉल को जब मैंने धक्का दिया, बॉल नहीं स्ट्राइकर को मैंने धक्का दिया, तो कोई इसको रोक भी रहा है। धक्का देके मैंने छोड़ दिया, धक्का लगातार नहीं लग रहा है, धक्का मैंने लगाया, स्ट्राइकर को मारा और छोड़ दिया, तो ये फोर्स बहुत कम टाइम के लिए लगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, फिर ये चला गया, फिर ये चलने लगा। तो इसको रोकने वाला भी कोई है, इसको रोकने वाला भी। गैलीलियो कहता था कि अगर ये रोकने वाला खत्म हो जाए तो ये चलता ही रहेगा, ठीक है। ये रोकने वाला यहां पर है, ये लाल, ये जो सरफेस है, ये इस स्ट्राइकर को रोक रही है, इसको रोक रही है, ठीक है, इसको रोक रही है। बाद में रोकने वाला कम हो गया, जब मैंने पाउडर डाला तो रोकने वाले का इफेक्ट कम हो गया। तो एक्चुअली में जो सरफेस है, अब इसको लाइव देखो, एक्चुअल में अब तो हम बहुत कुछ जानते हैं। तो एक्चुअली में ये जो सरफेस है, ये जो कैरम की जो ऊपर वाली सरफेस है, ये इसको रोक रही है। वैसे ही जैसे कोई आदमी, कोई मेट्रो ट्रेन चले और एक सुपरमैन उसको रोक रहा है पीछे से, है ना, इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, इसलिए ये रुक रही है। अगर ये सुपरमैन ना हो तो ये मेट्रो कार चलती रहेगी। तो एक रोकने वाला है, एक रोकने वाला सुपरमैन है जिसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। वो कैसे रोक रहा है, यहां पे समझेंगे। एक्चुअली में ये कैरम की अपर सरफेस है। आई थिंक तुम्हें मजा आ रहा होगा, और बहुत, है ना, बीच में क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, मतलब आएगा क्वेश्चन थोड़ी देर में, तो पूछ लेना, अभी मुझे सुनते रहो। ये कैरम की अपर सरफेस है और ये स्ट्राइकर की लोअर सरफेस है। कैरम की अपर सरफेस और स्ट्राइकर की लोअर सरफेस जो कांटेक्ट में है, और फील करना सब्जेक्ट को, मैं बिल्कुल नहीं रटा रहा, बिल्कुल फीलिंग, कल जो मैंने मोटिवेशन किया उसको ध्यान में रखना, फीलिंग डेवलप करो। अब अगर फीलिंग नहीं होगी तो फिजिक्स नहीं समझ पाओगे। फिजिक्स पूरी तरह से फीलिंग है, 100% फीलिंग है, और एक बार फील कर लिया तो यू कैन डू एनीथिंग। कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है फिजिक्स का, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो देखो, स्ट्राइकर की नीचे वाली सरफेस है और कैरम की ऊपर वाली सरफेस है। अगर मैं इनको ध्यान से माइक्रोस्कोप से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखूं, तो इनकी जो सरफेस है वो प्लेन नहीं होंगी, ये ऐसी खुरदरी होंगी। कोई भी दो कांटेक्ट, एक्चुअली में यहां पे एक तो समझना, दो सरफेस है, एक तो स्ट्राइकर की लोअर सरफेस है और एक जो है कैरम की अपर सरफेस है। कैरम की अपर सरफेस स्ट्राइकर की लोअर सरफेस के कांटेक्ट में है। कैरम की अपर सरफेस स्ट्राइकर की लोअर सरफेस के कांटेक्ट में है, मगर ये स्मूथ नहीं है, ये ऐसी खुरदरी है, इर्रेगुलर है। अगर तुम बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखोगे तो कोई भी स्मूथ सरफेस भी कैसी दिखाई देगी, ऐसी दिखाई देगी बाद में, ठीक है। तो ये जो इर्रेगुलर सरफेस है, ये इस स्ट्राइकर को रोकती है। तो अगर ये इर्रेगुलर सरफेस ना हो तो स्ट्राइकर हमेशा चलता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा। तो और जब मैंने इसमें पाउडर डाला तो इसके रोकने का इफेक्ट कम हो गया, क्योंकि पाउडर इस खाली जगह में भर गया। कि कोई भी सरफेस, स्मूथ सरफेस, चाहे वो आइस की सरफेस हो, चाहे और भी ग्लास की एकदम स्मूथ सरफेस ले लो, वो भी माइक्रो लेवल पे इर्रेगुलर होती है। तो बाद में जब मैंने इसमें पाउडर डाला स्ट्राइक सरफेस पे, तो ये इर्रेगुलरिटी एक्चुअली में ये जो अप्स हैं वो इसको रोकने की कोशिश करते हैं, खुरदरी सरफेस, ये इसमें फिक्स हो जाते हैं और इसको पीछे से रोकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये जो है, ये इस पे बाधा, जैसे ये खड्डे वाली सड़क पे गाड़ी कैसे धीमी हो जाती है, ठीक है, वैसे ही खड्डे वाली सड़क है, ठीक है, और खड्डे दोनों तरफ है। बाद में जो पाउडर है वो इनके बीच में भर गया, हालांकि खड्डे पूरी तरह से नहीं भर पाए, मगर पाउडर की वजह से ये ज्यादा दूर गया। तो ये दूर तक गया, यानी रोकने वाला फोर्स कम हो गया, ठीक है, रोकने वाला फोर्स कम हो गया। यानी अगर ये जो सरफेस है, कांटेक्ट सरफेस है, ये इस स्ट्राइकर को रोके ना, तो ये स्ट्राइकर एक बार अगर मैंने इसको चला दिया धक्का देके, तो ये जिंदगी भर चलता रहेगा। गैलीलियो ने यही बात कही। एक्चुअली में जो साइंटिस्ट हैं, जो गैलीलियो किस लिए इंपॉर्टेंट है, ये वो बात कह रहा है जो आम एक्सपीरियंस में नहीं है। मेरी बात समझे ना, इसको एक्सपेरिमेंटली तुम शो नहीं कर सकते, मतलब 100% शो नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत शो कर सकते हो, मगर 100% शो नहीं कर सकते। जैसे कोई भी सरफेस 100% स्मूथ इम्पॉसिबल है, कोई भी सरफेस होगी उसकी माइक्रो लेवल पे इर्रेगुलर होती है, तो इसको एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंटली करना बहुत इम्पॉसिबल है। कहीं भी इवन, मतलब कोई भी सरफेस पूरी तरह से स्मूथ हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है।
तो सवालों में हम सवाल करेंगे अभी 11th क्लास में, तो हम स्मूथ सरफेस लेंगे, एज्यूम दैट स्मूथ सरफेस, मगर प्रैक्टिकली कोई भी सरफेस स्मूथ नहीं हो सकती। हम मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, रफनेस को कम कर सकते हैं, मगर रफनेस को कोई भी खत्म नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट में एग्जैक्ट नहीं हो सकता, मगर हाँ उसकी फीलिंग आ सकती है। मैंने सरफेस की रफनेस कम की, तो ये डिस्टेंस बढ़ता गया, ये डिस्टेंस और बढ़ता गया, और अगर मैं स्मूथ कर दूंगा तो डिस्टेंस और बढ़ जाएगी, और अगर खुदा ना खास्ता अगर मैंने पूरा स्मूथ कर दिया तो ये चलती जाएगी। स्ट्राइकर वैसे खत्म हो जाता है, मैंने हाइपोथेटिकल इसमें दिखाया है, ये स्ट्राइकर चलता जाएगा, कभी नहीं रुकेगा, ये स्ट्राइकर कभी नहीं रुके, मैंने हाथ रोक दिया फिर भी स्ट्राइकर कभी नहीं रुकेगा, ठीक है। गैलीलियो का ये स्टेटमेंट था। अरस्तु बोलता है, अरस्तु आई थिंक सबको समझ में आया होगा, अरिस्टोटल बोलता है कि किसी भी चीज की जो नेचुरल स्टेट है वो रेस्ट है, वो कहता था पहले, और अरिस्टोटल के स्टेटमेंट को ही गैलीलियो ने मॉडिफाइड किया। मतलब एक्चुअली में तुम बात समझो, मैं तुम्हारा टीचर हूं, मैं तुम्हें कुछ बताता हूं, मेरी बात को भी अंधा सुन के कोई, जैसे एक बच्चा कह रहा था आंसर में कि कल आपने ये बोला था कि ये बोला था, तो मैं कहता हूं कि मेरी बात को एकदम अंधों की तरह फॉलो मत करो, ठीक है, अपना दिमाग लगाओ और उसको मॉडिफाइड करो। अरस्तु, जबकि मैं कितना भी बड़ा टीचर हूं, अरस्तु से बड़ा टीचर कोई नहीं हुआ। अरिस्टोटल बहुत रिस्पेक्टेड था, सुपर रिस्पेक्टेड, अरिस्टोटल की फिलॉसफी चलती थी, तो अरिस्टोटल से फेमस कोई आदमी नहीं हुआ, दैट इज अ सुपर रिस्पेक्टेबल पर्सन। उसके स्टेटमेंट पे डाउट करने की हिम्मत नहीं होती थी लोगों की, तो गैलीलियो ने बाद में उसके स्टेटमेंट पे डाउट किया, एक्सपेरिमेंट किया, तभी वो आगे बढ़ा। तो अरिस्टोटल बोलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट की जो नेचुरल स्टेट है वो रेस्ट है, मतलब मोशन नहीं बोला उसने बोला कि हर चीज रुक जाएगी, हर चीज की जो नेचुरल स्टेट है वो रेस्ट होगी। गैलीलियो ने उसको मॉडिफाइड किया, आगे बढ़ा, अदरवाइज वो क्या करता, अरिस्टोटल को रट लेता। वो अगर रट्टू होता, मतलब किताबी कीड़ा होता, तो जो अरिस्टोटल ने लिख के गया है, जैसे तुम नहीं कहते एनसीईआरटी में ये लिखा है, इसको रट लो, ये रट लो, तो वो अरिस्टोटल, एनसीईआरटी की किताब तो फिर भी चलो थोड़ा सा है, अरिस्टोटल की किताब तो बहुत बड़ी किताब थी, और अरिस्टोटल एक बहुत बड़ा आदमी था। आई थिंक अरस्तु के बारे में तुम वीडियोस देखोगे तो अरस्तु की क्या इंपॉर्टेंस थी, अरिस्टोटल की। अरिस्टोटल ने ही उसको पूरी फिलॉसफी का फादर कहते हैं, फादर ऑफ फिलॉसफी, और अभी मतलब पूरे अपने ह्यूमन हिस्ट्री में अरिस्टोटल से बड़ा आदमी नहीं हुआ। उसके स्टेटमेंट पे इसने डाउट करके बोला कि नहीं, जो नेचुरल स्टेट है वो रेस्ट नहीं है, वो क्या है, मोशन है। मोशन भी है, रेस्ट भी है और मोशन भी है। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं लग रहा, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, तो या तो वो रेस्ट में होगी या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से, है ना, वो उसी वेलोसिटी से मूव करती रहेगी, कुछ भी उसका चेंज नहीं होगा ना। अब तुम शायद वेलोसिटी समझते हो, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा। यहां पे मोशन का मतलब यही है ना, नेचुरल स्टेट ऑफ थिंग इन एब्सेंस ऑफ फोर्स इज रेस्ट और मोशन। यहां पे मोशन का मतलब है कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन। ये पुराना स्टेटमेंट है, मगर अभी और अच्छी तरह बोले तो कोई चीज या तो रेस्ट में रहेगी या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। यहां पे मोशन का मतलब है एकदम मॉडिफाइड वर्जन, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। ये है न्यूटन का पहला नियम, ये था न्यूटन का पहला नियम, ठीक है। न्यूटन का पहला नियम यही था कि कोई चीज अगर उस पर फोर्स नहीं लगा है तो वो चीज या तो रेस्ट में होगी या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। आई होप इसकी फीलिंग तुम में आई होगी। इसको स्टेटमेंट याद करना तो बहुत आसान है, स्टेटमेंट को फील करोगे तभी सवाल लगा पाओगे। अब यहां से फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है, और मैं एकदम फिजिक्स में तुम्हें एकदम नेचुरल एक्सपेरिमेंटल बनाना चाहता हूं। आई होप अगर कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो। और ये है न्यूटन का पहला नियम, ये न्यूटन का पहला नियम है, और एक खाली स्टेटमेंट नहीं है। मैंने तुम्हें पूरी क्लास में न्यूटन का पहला नियम समझाया, और इतना समझाने के बाद भी मुझे पूरा भरोसा है जब सवाल आएंगे तब तुम फटाफट गलती करोगे, बहुत गलतियां करोगे, ठीक है। इसलिए मैंने अपना काम तो पूरा कर दिया। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। चलो, तो ये न्यूटन का पहला नियम हो गया। आई थिंक इतना समझाने के बाद कोई रट्टा वट्टा तो नहीं लगाएगा। तो ये फर्स्ट, तो वही है कि अगर तुम एक बार इसको छोड़ दोगे तो एक बार फोर्स इसको स्पीड अप, जो पीछे की तरफ फोर्स लगता है, फोर्स या तो किसी बॉडी को स्पीड अप करेगा या धक्का लगाओगे या उसको स्लो डाउन करेगा। तो या फ्रिक्शन यहाँ पे इसको स्लो डाउन कर रहा है, फ्रिक्शन यहाँ पे इसको स्लो डाउन कर रहा है।
तो फोर्स के इफेक्ट की बात हम करते रहेंगे। तो फ्रिक्शन यहाँ पे इसको अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हमेशा चलती रहेगी। आई थिंक इस प्रेजेंटेशन का यूज इतना ही था। तो न्यूटन का पहला नियम हम लोग समझ गए, न्यूटन का पहला नियम समझ गए। और एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पर, हाँ अब कमेंट पढ़ता हूं, अब कमेंट पूछ सकते हो। एक्सप्लेन दिस बलून एग्जाम्पल अगेन। नील अब तो वो चला गया, शायद ये पुराना कमेंट है, तो समझ के हो गए। सर ये सब आपने रिकॉर्ड किया? हाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ भाई, सब रिकॉर्डिंग चल रही। कुलदीप तुम्हारे लिए स्पेशली रिकॉर्ड किया है, क्योंकि तुम्हारा भरोसा नहीं है, तुम क्लास के बाद में आओ या क्लास में ना आओ तो या क्लास जब खत्म हो जाए उसके पहले आओ, तो तुम्हारे लिए स्पेशल रिकॉर्डिंग है। मगर मैं अपने चैनल पे पहले अपलोड करूंगा, क्योंकि सर के चैनल पे इतने सारे वीडियोस है कि तुम्हें मिलेंगे नहीं। तो मैंने आज शुरू में बता दिया है कि कैसे चैनल पे देखना है। प्लेलिस्ट में भी मैं टॉपिक के नाम लिख रहा हूँ। फिर कृष जैन का सवाल है, स्मूथ सरफेस डिक्रीज फ्रिक्शन। हाँ, क्योंकि उसका रीजन क्या है? स्मूथ सरफेस करने का मतलब क्या है कि तुम उसकी इरेगुलरिटी, एक्चुअली में जब दो सरफेसेस है, मैं यहाँ पे बहुत सही जगह सवाल पूछा तुमने, इस समय मैं दिखा सकता हूँ, एक मिनट बैक जा दे, बहुत सही सवाल है। तो इसको मैं यहाँ पर था कहीं पे प्रेजेंटेशन, हाँ ये यहाँ पे ये देखना, ये है। स्मूथ करोगे क्या होगा? या तो घिस के स्मूथ करोगे, कोई चीज घिसोगे तो ये जो इरेगुलरिटीज हैं, ये जो मतलब टॉप्स, ये जो पहाड़ जैसी चीज दिखाई दे रही है ना, ये थोड़ी कम हो जाएगी, तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा। ये खत्म नहीं कर सकते, याद रखो, खत्म नहीं होगा। तो स्मूथ करने का एक तो ये तरीका हो सकता है कि घिसो, एक होता है लुब्रिकेंट डालो। लुब्रिकेंट ड्राई भी होते हैं, जैसे कैरम बोर्ड में जो लुब्रिकेंट है वो ड्राई होता है, ठीक है। लुब्रिकेंट क्या करते हैं, ये खाली जगहों में फिट हो जाते हैं, तो ये गड्ढे कम हो जाते हैं, ठीक है। ये गड्ढे, तो अगर गड्ढे भी, यहां पे गड्ढे भी हैं और अप्स भी हैं, तो लुब्रिकेंट डालने से गड्ढे कम हो जाते हैं, घिसने से अप्स कम हो जाते हैं। तो आई कैन, हाँ ग्रीस भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। अब इसको लोग रटते हैं बिना फील, देखो फील नहीं करोगे तो रटना पड़ेगा। जिसको जो फील करेगा वो जो रटे वाले से 10 गुना ज्यादा होगा, वो 10 चीजें अपने आप बना लेगा, 10 चीजें अपने आप समझ लेगा। तुम इसको अपने आप समझ सकते थे, ठीक है। मैंने कोई ऐसा रटा वटा नहीं, मैंने तो तुम्हें देख के बताया है कि ऐसा ही होगा नेचुरल में। तुम बस एनालिसिस करना सीखो, हर चीज का, छोटी छोटी चीजों को एनालाइज करना सीखो। आई होप यू अंडरस्टैंड। इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। स्मूथ सरफेस डिक्रीज फ्रिक्शन, दो तरीके हैं। वेरी गुड, लाइक ग्रीस। हाँ सर, कौन सी ऐसी प्लेस है जहां फ्रिक्शन नहीं लगता? कोई ऐसा प्लेस नहीं है जहां पे फ्रिक्शन नहीं लगता। तुम ग्लेशियर में भी जाओगे। स्मूथ सरफेस बेसिकली हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, तो फ्रिक्शन कम कर सकते हो, फ्रिक्शन खत्म नहीं कर सकते। हाँ, अगर हम ये बात करें कि एयर फ्रिक्शन, अभी तो तुम सॉलिड की सरफेस पे फ्रिक्शन की बात कर रहे हो। इस चैप्टर में हम लोग सॉलिड के, मतलब इस सरफेस में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कांटेक्ट फोर्स है ना। यहां पर सॉलिड से सॉलिड के बीच में फ्रिक्शन फोर्स है। एक एयर फ्रिक्शन भी होता है। तो जब हम एरोप्लेन में जाते हैं या पैराशूट में, तो वहां पे हमारे ऊपर एयर फ्रिक्शन लगता है। वो एयर फ्रिक्शन हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में, जो कि सेकंड पार्ट में चैप्टर आएगा। तो एयर फ्रिक्शन भी होता है। एयर फ्रिक्शन वैक्यूम में खत्म हो जाता है, तो एयर फ्रिक्शन तो कम कर सकते हैं, मगर ये वाला जो फ्रिक्शन है स्मूथ, ये कहीं भी नहीं कर सकते, कहीं भी नहीं, पॉसिबल नहीं। मतलब आज तक किसी ने स्मूथ सरफेस देखी नहीं है, या स्मूथ सरफेस जैसी कोई चीज होती नहीं है, ठीक है। तो वो तो रफ खत्म हो जाए तो स्मूथ हो जाता है। तो ये लिमिट जैसी चीज है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो कभी नहीं पहुंचेगा, है ना। तो रफनेस कम कर सकते हैं, मगर स्मूथ सरफेस कोई होती नहीं है। अब यहाँ पे सारे सवाल स्मूथ सरफेस के आएंगे, क्वेश्चन मैक्सिमम स्मूथ सरफेस के आएंगे। तो हम जब सवाल कराते हैं तो उसमें स्मूथ सरफेस एज्यूम कर लेते हैं, तो वो आइडियल सरफेस है। नहीं तो फ्रिक्शन हर जगह लोगे तो सवाल बहुत मुश्किल होगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, मैथमेटिकली कॉम्प्लिकेटेड होगा। ये हम सवालों में मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए उसकी स्मूथ सरफेस हाइपोथेटिकली ले लेते हैं, मगर प्रैक्टिकली तो हर जगह फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। फ्रिक्शन कम कर सकते हो, खत्म नहीं कर सकते। आई होप यू अंडरस्टैंड। फ्रिक्शन कम कर सकते हो और खत्म नहीं कर सकते। तो न्यूटन के पहले नियम पे मैंने चर्चा की। न्यूटन के पहले नियम पे, ये कोई ऐसा नहीं है कि कहीं पे न्यूटन का पहला नियम लगेगा, कहीं पे न्यूटन का दूसरा नियम लगेगा, कहीं पे तीसरा नियम, थर्ड लॉ लगेगा, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। ये जहां भी फोर्स लगता है, तीनों रूल्स लगते हैं। ये बेसिकली 3 रूल्स फोर्स को पूरी तरह से एक्सप्लेन करते हैं, फोर्स और उसके इफेक्ट को टोटली एक्सप्लेन करते हैं, 100% एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अब मैं पहले न्यूटन के थर्ड लॉ पे आऊंगा। तुम बोलोगे सेकंड पे क्यों नहीं आए? सेकंड पे बाद में चलेंगे, थर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले फर्स्ट और थर्ड, मेरे हिसाब से जो थर्ड लॉ है वो पहले सेकंड होना चाहिए,
और सेकंड लॉ थर्ड होना चाहिए। ये तो न्यूटन ने ऐसा किया। तो मुझे जो लगता है, मैं तो नया नियम नहीं बनाऊंगा, मगर अगर मुझे मौका मिले किताब लिखने का तो थर्ड को सेकंड कर दूं और सेकंड को थर्ड कर दूं। वैसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबरिंग तो ऐसे ही होती है, नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं न्यूटन के थर्ड लॉ की बात करता हूँ, न्यूटन के थर्ड लॉ की। तो न्यूटन के थर्ड लॉ को एक्सपीरियंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और पहला क्वेश्चन का जो सेट है वो न्यूटन्स के थर्ड लॉ पे ही हम करेंगे, न्यूटन्स के थर्ड लॉ पे ही हम करेंगे पहला। तो फर्स्ट लॉ क्लियर हो गया, आई थिंक सब बच्चों को फर्स्ट लॉ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अगर कोई चीज रेस्ट पे है और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उस पर कोई नेट फोर्स नहीं है, नेट फोर्स नहीं। एक चीज और इसमें समझनी होगी कि एक नेट फोर्स का भी कंसेप्ट आता है। तो अगर नेट फोर्स जीरो है, मतलब फोर्स लगे, यहां पे मैं फोर्स की बात नहीं करना, ये नेट फोर्स की बात कर रहा हूं। नेट फोर्स अगर जीरो है तो कोई चीज अगर रेस्ट में होगी तो रेस्ट में होगी, और मूव करेगी तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी। तो इसकी हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं एक और प्रेजेंटेशन में। वी विल टॉक अबाउट बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस। इसके लिए भी बहुत अच्छा सा एक है, तो ये एक बड़ा प्यारा एनिमेशन है। सी दिस, ये दो लोग हैं, ये इसको इधर पुल कर रहा है, ये रस्सी को इधर पुल कर रहा है, ये रस्सी को इधर पुल कर रहा है, ठीक है। इस पे फोर्स लग रहा है, ये ऐसे ऐसे फोर्स लग रहा है, इस पे ऐसे फोर्स लग रहा है ना, ये इसको ऐसे पुल कर रहा है, ये रेस्ट से मोशन में आ रहा है। तो इस पे जो फोर्स होंगे वो अनबैलेंस्ड हो गए। जब तक ये रेस्ट में था तब तक इस पे बैलेंस फोर्स लग रहे थे, जैसे इसको पुल किया, ये चलने लगा तो इस पे फोर्स अनबैलेंस्ड हो गए, ठीक है। तो अगर फोर्सेस अनबैलेंस्ड होंगे तो कोई चीज चलेगी, और अगर कोई फोर्स बैलेंस होगा तो या तो रेस्ट पे होगी या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी। देखो इसमें भी देखो, जब ये रेस्ट से मोशन में आ रहा है, ये बच्चा यहां पे देखो, यहां पे रेस्ट, इसकी स्टेट जस्ट प्रैक्टिकली फील करना, रेस्ट पे है और ऐसे मूव कर रहा है तो फोर्स अनबैलेंस्ड है। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो फोर्सेस बैलेंस्ड है, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। और आई होप सब लोग समझते होंगे कि कांस्टेंट वेलोसिटी का क्या मतलब होता है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस। तो अगर किसी चीज पर नेट फोर्स जीरो है तो या तो वो रेस्ट में रहेगी या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो एक फोर्स करता क्या है, व्हाट डू अ फोर्स डू? तो एक फोर्स ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में ले आता है ना, यहां पे फ्रिक्शन उसको रोक देता है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता, अगर ये फ्रिक्शन ना लगता तो फ्रिक्शन, इस फोर्स ने पुश करके उसको धक्का दिया, यहां पे इस फोर्स ने, एक मिनट यहां पे देखना, ये चीज रेस्ट में थी, इसने धक्का दिया, ये चीज चल गई। तो फोर्स किसी बॉडी को रेस्ट से मोशन में ला सकता है, या कोई चीज चल रही हो तो उसको रोक सकता है। ऐसे ये चल रही थी, इसने रोक दिया, ठीक है। जैसे चल रही थी, चलती चीज को रोक सकता है। इसको फिर से दिखाता हूं, ये एक मिनट उल्टा दिखा, ये चलती चीज को रोक सकता है। तो ये मेट्रो ट्रेन चल रही थी, इसको उसने रोक दिया, ठीक है। तो फोर्स या तो चला सकता है, रेस्ट में कोई बॉडी हो उसको मोशन में कर सकता है, और मोशन में कोई बॉडी हो तो रेस्ट में ला सकता है। तो फोर्स कुछ ना कुछ करेगा। फोर्स कॉजेज एक्सेलरेशन। अब मतलब अगर तुम्हारी लैंग्वेज में बात की जाए, अब एकदम तुम्हारे लेवल पे बात की जाए, तो एक्सेलरेट करेगा। एक्सेलरेट का मतलब है फोर्स वेलोसिटी में चेंज करेगा। एक्सेलरेशन का मतलब ये नहीं वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी में चेंज करेगा। यानी अगर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड की है तो उसको बढ़ाएगा, 12 मीटर पर सेकंड करेगा या कम करेगा, मगर वेलोसिटी में चेंज करेगा। कोई चीज रेस्ट में है तो उसको वेलोसिटी देने की कोशिश करेगा, या कोई चीज वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसको रोक देगी, वेलोसिटी में कुछ ना कुछ चेंज करेगा। तो फोर्स कॉजेज एक्सेलरेशन। तो प्रैक्टिकली यहां पर है, तो यहां पर देखो फोर्स लग रहा है मगर ये हिल नहीं पा रहा है, इसका मतलब नेट फोर्स इस पे बैलेंस्ड है। नेट फोर्स का सम, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन भी लगेगा, ये पुल भी कर रहा है, ये सब अभी देखेंगे हम लोग। मगर अगर ये रेस्ट में है तो इस पे नेट फोर्स जीरो है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को पुल कर रहे हैं। अगर ये रेस्ट में है तो नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स दोनों पे नेट फोर्स जीरो है। कितना भी फोर्स लगा दे, कितना भी फोर्स लगा दे, अगर ये रेस्ट में है तो नेट फोर्स जीरो है। अगर तुम इसको उठा के इसको अगर पुल करते हो, इसको चला रहे हो, तो नेट फोर्स लग रहा है, अभी नेट फोर्स जीरो है ना। बीन बैग को ये पुल कर रहा है, नेट फोर्स जीरो, क्योंकि अगर ये रेस्ट में है तो नेट फोर्स, सारे फोर्सेस का सम क्या है, जीरो। अब इसने इसको पुल कर दिया, अभी भी नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है,
एंड थोड़ा लाइव करके देखते हैं। जैसे ही इसको पुल किया तुमने, ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट है, जैसे ही इसको इसने पुल किया, खींचा, और ये तुम्हारी तरफ अगर आता है बीन बैक, मूव फॉरवर्ड, ये बीन बैक यहाँ पे, ये अगर रेस्ट में है, जैसे बीन बैग अगर नहीं चलता है तो तुम कितना भी फोर्स लगाओ, इस पे नेट फोर्स जीरो है, सारे फोर्सेस बैलेंस्ड है, यहाँ पे भी सारे फोर्सेस बैलेंस्ड है। तो फोर्स जब तक बैलेंस्ड होगी तब तक चीज रेस्ट में होगी, और जब अनबैलेंस्ड फोर्स होगा, जैसे ही फोर्स अनबैलेंस्ड होगा, यहाँ पे अनबैलेंस्ड किया, जैसे ही फोर्स अनबैलेंस्ड होगा ये मूव करने लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स बैलेंस्ड है, यहाँ पे फोर्स बैलेंस्ड है, सब जगह फोर्स बैलेंस है, नो नेट फोर्स है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, नो एक्सेलरेशन होगा। यानी अगर नेट फोर्स जीरो होगा तो देयर विल बी नो एक्सेलरेशन, नो चेंज इन वेलोसिटी, नथिंग। और अगर कोई चीज बैलेंस्ड है तो नो एक्सेलरेशन होगा, तो और अनबैलेंस्ड है तो वो एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। अगर कोई चीज कांस्टेंट अनबैलेंस्ड है तो एक्सेलरेट, अगर कोई चीज कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, यहां भी देखो बैलेंस, फिर से इसको मैं लाइव करके दिखाता हूं, जस्ट पॉज करके लाइव कर, ये जस्ट आई विल ट्राई इट लाइव, ये ठीक है। ये अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तब भी नेट फोर्स जीरो है, तभी भी नेट फोर्स जीरो, इस केस में नेट फोर्स जीरो है क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है, इसलिए नेट फोर्स जीरो है। हाँ, इसको झटके से पुल करोगे तब इस पे नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, मगर अगर झटके से पुल करोगे तो नेट फोर्स जीरो। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो ये हो गया, है ना। अगर झटके से पुल करोगे तो एक्सेलरेट करेगा, ये फोर्स ज्यादा हो जाएगा, अभी तक बैलेंस था, एक साइड का फोर्स अगर ज्यादा हो जाएगा तो ये ऐसे झटके से पुल किया, है ना। कुछ नहीं, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कुछ भी नहीं खास, ये झटके से पुल कर रहा है तो एक्सेलरेट कर देगा। झटके से पुल करना, झटका देना, रोकना वगैरह वगैरह वगैरह। अगर इसमें बच्चा है कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अगर कोई चीज आई होप यू अंडरस्टैंड इज, अगर कोई चीज रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है, ठीक है, तब उस पे नेट फोर्स जीरो है, अदरवाइज उस पे नेट फोर्स लगेगा। मैं कमेंट पढ़ना शुरू करता हूं, कमेंट सेक्शन में आता हूं। यस, स्मूथ सरफेस लाइक ग्रीस हो गया। सर कौन सी ऐसी प्लेस है जहां फ्रिक्शन नहीं होता? कहीं नहीं। म्यूट योर माइक। किसी का बज रहा है क्या? मेरा माइक तो अनम्यूट है। हाँ, मैंने माइक म्यूट कर रखा है कमेंट पढ़ने के लिए, म्यूट कर रखा है कि इसकी आवाज आती है ना, वीडियो की आवाज आती है। अभी तक आपने फोर्स ही पढ़ाया है क्या? हाँ, अभी तक फोर्स ही पढ़ाया है और फोर्स ही पढ़ाऊंगा। ये राहुल पता नहीं नया स्टूडेंट है, आई डोंट नो, ठीक है। राहुल, अगर तुम्हारा, ये भी हिंदी भाषी दो आ गए भाई, हिंदी में टाइप करने वाले। अरे मैं ही हूँ सर, कुलदीप। अच्छा, तो ये राहुल गौर के नाम से दूसरा नाम, तो अपना सही नाम लिखो ना। अच्छा, दूसरे के नाम से नहीं सर, मेरा फोन बंद है तो मैं दूसरे फोन से करा है। अच्छा, ठीक है। Is that just because forces are balanced does not mean एक second. object Sir. has to be at rest. हाँ, एक मिनट, It can be moving. सर मैं ये पूछ रहा हूँ, अभी तक आपने सिर्फ फोर्स की डेफिनेशन फर्स्ट लॉ ही बताया ना? अभी तक फोर्स ही पढ़ाया है और आखिरी तक फोर्स ही पढ़ाऊंगा। इस चैप्टर में फोर्स के अलावा कुछ है ही नहीं। इस चैप्टर में न्यूटन कोई हमसे अनजान चीज नहीं पढ़े ना? कौन सा? कोई अनजान चीज नहीं पढ़े ना जो हम नहीं जानते हो? फिजिक्स में कोई भी अनजान चीज है ही नहीं, कोई भी चीज अनजान नहीं है। अभी जो 11th के सिलेबस में कोई भी चीज अनजान नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो तुम नहीं जानते हो, बस उसका एप्लीकेशन अनजान है, उसके एप्लीकेशन है, अप्लाइड है। क्योंकि जो भी ऐसी चीज है नहीं वो करवाया ना आपने? हाँ, वो अभी तक नहीं कराया ना? अब वो देख लेना, मैंने रिकॉर्ड कर दिया, क्या कराया नहीं कराया वो तुम देख लेना। कुछ भी है रिकॉर्डेड है, जो भी है रिकॉर्डेड, उसमें वो सवाल मत करो, ठीक है। क्योंकि तुम्हारे लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो देख लेना क्या कराया नहीं कराया। मैं ये अब हिसाब के साथ नहीं रखता कि क्या कराऊँ क्या ना कराऊँ, ठीक है। तो रिकॉर्डेड है, कोई टेंशन नहीं, तुम टेंशन मत लो। रिकॉर्ड करके अभी अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर में, है ना, सारा। क्योंकि गूगल मीट पे भी कराऊंगा तो रिकॉर्ड करूंगा मैं पूरा, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ बच्चे छोड़ देंगे और कुछ बाद में समझ में आएगा, बाद में देखेंगे। इसीलिए कह रहा हूँ, बहुत मतलब ये सवाल, ये मैंने पॉज कर दिया, ये देखना, वो माइक बंद कर दो। इसीलिए कह रहा हूँ कि नैली, जो हो सकता है शुरू में वो चीज समझ में ना आई हो ग्राफ वाली, तो नैली दोबारा से, नील जो है जिन्होंने जेई अब लिया है, अब उसको दोबारा से देखो, समझ में आएगा, कोई टेंशन मत लो। क्योंकि पहले दिन से अभी तक तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी डे बाय डे। जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी तुम मेरी चीजों को समझने की कोशिश करोगे तो अब समझ में आएगा। जाओ वहां पे ग्राफ पे फिर से जाओ, और याद रखो फिजिक्स में जो पहले दिन मैंने पढ़ाया है वो आखिरी दिन तक लगेगा, जेई नीट के एग्जाम तक लगेगा।
तो भूलना कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ दिया उसको छोड़ दिया, तो सब कुछ काम की, सब आपस में कनेक्टेड है। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं न्यूटन का फर्स्ट नियम की हम लोग बात कर रहे थे, फर्स्ट लॉ की बात कर रहे थे, इसके बाद न्यूटन के थर्ड लॉ की तरफ चलेंगे, और पहले क्वेश्चन हम न्यूटन थर्ड लॉ के ही करेंगे। ये तो बेसिक चीजें हैं, आई थिंक समझ में आ गई होंगी कि अगर नेट फोर्स जीरो होगा, नेट फोर्स बैलेंस्ड होगा, तो या तो चीज रेस्ट में होगी। इसको थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकली भी ऐसे करके दिखा दूं। फिर अभी फ्री बॉडी डायग्राम, इसमें काफी कंसेप्ट है, फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह धीरे धीरे बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके। तो अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ चलते हैं, थोड़ी सी चीजें तो दिखानी है। एक मिनट, इसको हटाता हूँ प्रेजेंटेशन को। नाउ सी, अब इसमें एक आर्टिस्टिक वाला अप्रोच चाहिए। अब इसमें अगला क्या है, होप वेट अ सेकेंड, टाइम भी, क्या मैं इस पर लिख सकता हूं या ओके इट इज रिकॉर्ड, हाँ चलो। अब देखो, अगर सपोज कर कोई ब्लॉक है, कोई भी चीज है, मैं तो ब्लॉक ही बनाऊंगा, ज्यादातर प्रैक्टिकली ब्लॉक ही लेते हैं। अगर हमारे पास कोई ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक ले लिया मैंने, मेरे पास कलर वाले ही बहुत अच्छे हैं, तो ऐसे भी कर सकता हूँ मैं, तो लाइव फीलिंग आएगी। थोड़ा इसमें इसको हटा दो। अगर मेरे पास कोई ब्लॉक है, ठीक है, और मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं, पहली मैं एक एक चीज बताऊंगा, ध्यान से बताऊंगा। फोर्स जब लगाते हैं तो जैसे कोई आदमी इस पे फोर्स लगा रहा है, जैसे तुम्हारा हाथ इस पे फोर्स लगा रहा है, किसी का हाथ इस पे फोर्स लगाएगा, तो ये फोर्स ब्लॉक पे लगेगा। अब न्यूटन थर्ड लॉ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो फिलहाल इसके बाद शुरू होगा। मगर ये किसी ने फोर्स लगाया 10 न्यूटन, है ना, और पीछे से किसी दूसरे आदमी ने इसको पुश किया। छोटी छोटी बातों पे ध्यान दो। यहां पर कभी कभी ये जो हेड है, ये वेक्टर का जो हेड है, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को शो करता है। तो हेड से या टेल से, है ना, तो यहां पे वेक्टर का हेड टेल तो पता होगा। तो कभी कभी क्या, हमेशा सॉरी, हेड या टेल कुछ भी कर सकते हैं, हेड या टेल शोज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, शोज, ये हर जगह यूज होगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ये एक चीज है, मगर इसको भी रटना नहीं है क्योंकि हर जगह होगा। तो यहां से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या है, इस पॉइंट पे लग रहा है, ब्लॉक के इस पॉइंट पे लग रहा है, और किसी ने बैकवर्ड डायरेक्शन में भी 10 न्यूटन लगा रखा है, ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी 10 न्यूटन लगा रखा है। तो अगर आगे भी 10 न्यूटन है, पीछे भी 10 न्यूटन है, तो नेट फोर्स तो बैलेंस हो जाएगा। तब ये चीज अगर रेस्ट में है, पहले अगर शुरू में ये रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और अगर ये चीज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, मान लो ईस्ट की तरफ मूव कर रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये इसी वेलोसिटी से मूव करती रहेगी जिंदगी भर, हमेशा के लिए, अगर फोर्सेस बैलेंस्ड है तो, ठीक है। अगर सपोज करो अनबैलेंस्ड है, ये पीछे से फोर्स बढ़ा दे, ठीक है, पीछे से फोर्स बढ़ा दे, बेसिक चीज है, बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूं तुम्हें, पीछे से फोर्स बढ़ा दे, मान लो इसको बढ़ा के हम 20 न्यूटन कर दें, 20 न्यूटन कर दें, फोर्स को 20 न्यूटन कर दें। इस पे लाइव एक्सपेरिमेंट भी कल एनिमेशन दिखाऊंगा, एनिमेशन नहीं, वो क्या कहते हैं उसको, स्टिमुलेशन, तो वो भी करके दिखाऊंगा लाइव एक्सपेरिमेंट। अभी वर्चुअल लैब में, कल हम लोग वर्चुअल लैब में भी चलेंगे, फोर्स की वर्चुअल लैब में, ठीक है, तो उसमें भी कुछ, हाँ, तो कल चलेंगे। अभी तो बेसिक समझ लो, क्योंकि लैब में जाने से पहले बेसिक क्लियर होने चाहिए। अगर मैंने पीछे 20 न्यूटन कर दिया, आगे 10 न्यूटन कर दिया, तो अब नेट फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, तो अब ये वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, अब ये थोड़ी देर में रुक जाएगा, यानी 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो थोड़ी देर में रुक जाएगा। कितनी देर में रुक जाएगा, कैसे होगा, ये सब के क्वेश्चंस हम लोग बहुत सारे, इसमें क्वेश्चन मैं बहुत कराऊंगा, मतलब इसमें नियम तो सिर्फ 3 है, 3 नियमों के ऊपर जितने बोलोगे उतने क्वेश्चन, जितना कहोगे। अगर तुम टेस्ट ही करना चाहते हो मेरे ज्ञान को, तो इस टॉपिक में मैं पूरे 10 साल तक क्वेश्चन तुम्हें नए दे सकता हूँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन नए बना के, किताब भी नहीं देखूंगा, 10 साल तक पढ़ते रहोगे तब भी नए क्वेश्चन है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें 10 साल तक ही कराऊंगा, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन ऐसे कितने भी हो सकते हैं।
तो इसीलिए ये इसलिए कह रहा हूँ कि किसी भी क्वेश्चन को याद करने की कोशिश मत करो कि ये क्वेश्चन दोबारा ये है। बस तुम्हें इतना करना है कि रोज नए नए क्वेश्चन करने हैं जो तुमने पहले ना किए हो। ऑब्वियसली अगर तुम रोज नए क्वेश्चन करोगे तो कभी भी कोई नया क्वेश्चन आएगा तुम कर लोगे, तुम है ना, क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं है। खैर, तो ये थोड़ी देर बाद रुक जाएगा। अगर मैं आगे का फोर्स बढ़ाऊं, ठीक है, आगे का फोर्स मान लो इसको बढ़ा के कर दूं 30 न्यूटन, इसको बढ़ा के 30 न्यूटन, दोनों को कम क्या करना है, इसको बढ़ा के अगर 30 न्यूटन कर दूं, बड़ा वेक्टर दिखा दूं। आई होप वेक्टर के बेसिक से तुम लोगों को बहुत लेंथ, इसका मैग्नीट्यूड बढ़ गया। तो अब इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और बढ़ती रहेगी जिंदगी भर, है ना। कितनी बढ़ेगी, मगर अभी बढ़ती रहेगी 2 मीटर पर सेकेंड, है ना, एस्लेट होता रहेगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो ये न्यूटन के पहले नियम की बात की, और शायद कल का और आज की पूरी क्लास में मैंने न्यूटन के पहले नियम की बात की। आई होप थोड़ा सा फीलिंग देने की कोशिश की, तुम्हें समझ में आया होगा। कल और शायद 1-2 दिन हम लोग न्यूटन के थर्ड लॉ की बात करेंगे, और थर्ड लॉ पे को प्रैक्टिकली फील करना, मैंने बताया ना, थोड़ा सा ऐसा ना, पता नहीं क्यों, बहुत एक्चुअली में इसमें बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, मगर पता नहीं क्यों मुश्किल है, समझ नहीं आता। मुझे लगता है कि अपने हमारे एजुकेशन सिस्टम की वजह से वो प्रैक्टिकली फील नहीं कराते, वो रटवाते हैं। वरना इतनी आसान चीज़ है तो बहुत आसान है, तो हर जगह हर बच्चे, छोटे बच्चे को दिख सकता है कि एक्शन रिएक्शन कैसे लगता है। ठीक है, तो उस पर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं कि तुम उसमें रिस्पॉन्स कैसे करते हो। तो क्वेश्चन थर्ड लॉ पे तुम्हें सबसे पहले मिलेंगे। बाकी आगे चल के न्यूटन के, एक मिनट रुक जाओ, न्यूटन के तीनों नियम हर एक सवाल में आगे के हर एक टॉपिक में लगेंगे, पूरे सिलेबस में लगेंगे, पूरे 11th के सिलेबस में बस न्यूटन के 3 नियम ही लगेंगे। मतलब सिलेबस न्यूटन के 3 नियम ले लो, न्यूटन 3 लॉ ले लो, और v = dx/dt, a = dv/dt, इन तीनों को ले लो, तो 70% फिजिक्स कवर हो जाती है। कुछ थोड़े से एनर्जी कंसेप्ट है वो एक्स्ट्रा है। तो आई होप टाइम इज ओवर नाउ, मैं खत्म करता हूँ इसको, है ना। आई होप हाँ सर मैं ये पूछ रहा था आपका, सर लिखने में तो विश्वास है नहीं सर, अपना हमारे 12th में जो 20 मार्क्स आते हैं वो तो बिना कैसे अपने आप सीधे तो थोड़ा सा तेज बोलो, क्या बोल रहे हो। मैं ऐसे पूछा था 12th के अंदर जब 10 मार्क्स आते हैं होमवर्क के, वो तो सर हमारे फिर फिजिक्स में तो बिना कुछ सोचे समझे सीधे डायरेक्ट चले जाएंगे। ये कौन होमवर्क के कौन मार्क्स देता है। सर देते हैं, बोर्ड में 20 मार्क्स रहते हैं ना होमवर्क के। बोर्ड में 20 मार्क्स होमवर्क के रहते हैं, मुझे नहीं पता। 10 मार्क्स तो स्कूल एग्जाम के, और 10 मार्क्स है ना वो तुम्हारे मतलब रिटर्न असाइनमेंट के स्कूल में। ये बड़ी एक्चुअली में कुलदीप भाई, ये बड़ी अजीब सी बेकार सी कहानी है। होता है ये एक्चुअली में, इन्होंने ऐसा क्यों कर दिया मैं बताता हूँ। पहले जेई नीट में जो है, मैंने कल कहानी सुनाई थी तुम्हें, जेई नीट में बोर्ड के मार्क्स वो देखते ही नहीं थे कि तुम्हारे 45% भी हो, तब भी जेई नीट में वो अपने खुद के एग्जाम लेते थे। वरना बोर्ड के एग्जाम अगर इतने अच्छे होते तो जेई नीट वाले खाली बोर्ड के एग्जाम से सिलेक्शन नहीं ले लेते कि बोर्ड में चलो 90% आए, बच्चे को ले लो, जेई नीट हमारा अच्छा इंजीनियर बनेगा। अच्छा, वो क्यों अपना एग्जाम लेते हैं, उन्हें बोर्ड पे भरोसा नहीं है। तो बोर्ड का एग्जाम बस ऐसे ही थोड़ा बहुत इधर उधर है, वो तो पूरा का पूरा चीटिंग है, एग्जाम ही नहीं मानता हूँ मैं इसको। कल मैंने बोला था 20 साल के पेपर में से तो क्वेश्चन बना के देते हैं वो लोग, तो उसको क्या एग्जाम माना जाए। तो कोई भी बच्चा, कोई भी मूर्ख जो 20 साल के क्वेश्चन तैयार करके आराम से दे सकता है। और 20 नंबर होमवर्क वाले मास्टर को अगर होगा तो मास्टर से बात कर लो, जो भी स्कूल मास्टर से वो खुद ही दिला देगा। ये तो बस वो है करप्शन, इसे करप्शन कह सकते हो, और क्या इसमें करप्शन कर मार्क्स दिलाने में। तो जेई नीट वाले इसको मानते ही नहीं, वो तो अपना एग्जाम क्यों ले रहे हैं फिर। हर कंट्री में नहीं होता ऐसा जेई नीट का एग्जाम, जो बाहर की कंट्रीज में ऐसा नहीं होता, वो तो बोर्ड के बेसिस पे ही ले लेते हैं अपने बोर्ड। हमारे यहाँ क्यों लेते हैं, बोर्ड का एग्जाम इतना अच्छा है तो उसी में जो 90% बच्चे आए, 95-99% जो ऊपर जेई नीट वाले, उन लोगों को सेलेक्ट कर ले, अपना एग्जाम क्यों लेते हैं। वो तो खाली ये मानते हैं कि देखो बोर्ड में किसी के अगर जेई की तैयारी कर रहे हो तो 60% से ऊपर, 61% से लेकर 99% तक एक ही जैसे मार्क्स हैं, क्योंकि जेई 60% से ऊपर हो तुम्हें बस तुम आ जाओ, तुम्हारे मार्क्स नहीं देखेगा तुम्हें। बस वो भी इसलिए किया है कि बच्चों ने जेई नीट के चक्कर में ना बोर्ड पढ़ना ही बंद कर दिया था। तो कई बार बच्चे ऐसा हो बोर्ड में फेल हो जाते थे, जेई नीट क्वालिफाई कर लेते, कई बार ऐसा हुआ। तब उन्होंने कर दिया कि चलो बोर्ड तो पढ़ो, तब से बोर्ड में तो ये बोर्ड की इज्जत तो रख लो, क्योंकि कई लोग जो है बोर्ड में, खैर तो वो सब देखना, वो सब मैनेजेबल है, वो कोई ऐसी चीज नहीं है मैनेज, उसमें दिमाग नहीं लगाना, ठीक है, अपना दिमाग। और पता नहीं इस बार बोर्ड का एग्जाम होगा भी नहीं होगा, इस बार तो नहीं होगा, अगली बार वैसे तुम्हें तो अगली बार देना, तो उसकी टेंशन एग्जाम के 1-2 महीने लेना, पहले लेना, अभी दिमाग मत लगाओ, अभी पूरा जेई नीट पे कंसंट्रेट करो, वो सचमुच डिफिकल्ट है।
क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में आई होप कि मेरे पास डेटा नहीं है, मगर आई थिंक 80% बच्चे पास हो जाते हैं, मतलब 90 से ऊपर समझ लो, 90-95% से ऊपर बच्चे पास हो जाते हैं, ठीक है। और जेई नीट के एग्जाम में 1% से भी कम बच्चे पास हो पाते हैं। तो कितना डिफरेंस है देखो। तो उसके लिए क्या तैयारी करना जिसमें 90% ज्यादा बच्चे पास ही हो रहे हैं? मजा ही नहीं आएगा उसमें, कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है, नहीं। तो उसकी बात करना बाद में करना, अभी बहुत टाइम है। दिमाग अभी तो तुम बेसिक स्ट्रांग करो और इसमें कंसेप्ट को फील करो। और लाइफ में जो है नॉलेज काम आती है, तुम्हारे मार्क्स नहीं काम आते उतना मार्क्स। तो जेई नीट वाले नहीं पूछ रहे तुम्हारे मार्क्स 61% आओ, बस नीट वाले कह रहे हैं 75% से ऊपर आओ, तो तुम्हारे 76% मार्क्स आ जाए, तुम क्वालिफाई कर जाओगे उसमें। और 76% तो जो सभी के आ जाएंगे, सभी के आ जाएंगे। जो जेई नीट में भी महामोर के जो रट्टा लगाते हैं, रट्टा लगा के ऐसे करते हैं, वो बोर्ड में, वरना किसी को बेसिक कंसेप्ट आते हैं तो बोर्ड में कैसे फेल होगा? पॉसिबल ही नहीं है। अभी तुम लोगों से कोई भी इस चैप्टर का क्वेश्चन, बोर्ड का क्वेश्चन पूछ ले, तुम 100% मार्क्स लाओगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो खैर अब इसमें बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, तुम्हें समझ में आ गया होगा। टाइम में पास करता हूँ, बहुत ज्यादा टाइम अप हो गया है। टेक केयर, बाय, है ना। अगली क्लास के लिए जाओ।